एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ब्लीच 1000 या ब्लड वॉर जो एक नया सीजन चालू हो रहा है उस पे एक व्यक्ति जो कि कई साल बाद अपनी ताकतों के साथ वापस आया है और अब उसकी एक मुस्कुराहट के साथ ही वार्निंग अलर्ट भी दिखाया जाता है। एक्चुअली में ये वार्निंग अलर्ट एक्चुअली में सोल सोसाइटी डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में दिखाया गया है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कई सारे हॉलोज एक ही जगह से छूटकर भाग चुके हैं एंड वो जापान के हर अलग अलग जगह पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें बस इतना बताया जाता है कि ये काम अकेला एक इंसान कर सकता है एंड हमें अर्थ को दिखाया गया है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि काफ़ी अच्छी तरीके से एक हाथ बाहर निकलता है एंड इसके हाथ पर एक लॉकेट होता है। तभी यहाँ पे एक व्यक्ति बाहर निकलता है एंड कहता है कि मेरे से यहाँ से काम खत्म होता है, अब तुम दोनों यहाँ पर रह के हॉलोस को ख़त्म करो। तभी में पता चलता है एक शीनो मादारामे करके और जो कि स्क्वाड 13 ऑफिसर है और एक यूकी, दो लोग होते हैं यूकी एंड शीनो, जहाँ पे शीनो यूकी पर काफ़ी ज़्यादा भड़कता है एंड यूकी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। एक्चुअली में इन लोग को अभी बैटल एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे शीनो वहाँ से चली जाती है एंड यूकी उसे रोकने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी करता है। फाइनली शीनो जो होती है वहाँ से जाती है एंड हॉलोस को ढूंढकर मारने की कोशिश करेगी। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि शीनो भी काफ़ी ज़्यादा डरी होती है एंड उसे एहसास होता है कि ऊपर उसके कोई है। तो यूकी पीछे जब मुड़कर देखता है तो यहाँ पर वो देखता है यूकी की उसके पीछे एक हॉलो है। इस चीज़ को देखने के बाद वो काफ़ी ज़ोरदार भागता है, बचते बचाते कैसे भी एक बिल्डिंग पर पहुँचता है एंड उस बिल्डिंग की छत पर वो देखता है कि शीनो अब एक हॉलो के हाथों मारी जा चुकी है। एक्चुअली में वो मरी नहीं है लेकिन आधी से ज़्यादा घायल हो चुकी है। यूकी किसी भी तरीके से साथ फाइट रेडी होता है कि वो फाइट करेगा, लेकिन तभी एक पीछे से हॉलो आता है एंड उसके पेट में अपना नाकू घुसा देता है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। वो कहता है क्या मैं बस एक हिट में ही मर जाऊंगा, मुझे यहाँ पर नहीं मरना, मुझे मरना ही नहीं है। एक्चुअली में ये बोल ही रहा होता है कि तभी वो हॉलो उस पर एक बार ज़बरदस्त अटैक करने वाला होता है। तभी वो हॉलो बीच से कट जाता है एंड पता चलता है कि यहाँ पे इचिको की टीम आ चुकी है एंड बाकी सभी हॉलोज उस इचिको की टीम को देखने में लग जाते हैं। यहाँ पर सभी के सभी लोग सब शीनो एंड यूकी दोनों को रिकवर करते हैं। फर्स्टली यूकी रिकवर होता है एंड देन शीनो को भी रिकवर करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो शीनो है वो काफ़ी ज़्यादा घायल थी इसलिए उसे टाइम लग रहा था। इचिको की पूरी टीम को हमें दिखाया गया है जो कि फाइट कर रही होती है हॉलोज के साथ एंड हॉलोज अब काफ़ी ज़ोर से चिल्लाते हैं, जिसका असर आसपास के एरियाज में दिखता है एंड इसकी वजह से काफ़ी सारे और भी हॉलोज आ जाते हैं वहाँ पर। इचिको एंड उसकी पूरी टीम मिलकर फाइट करती है एंड इनका अब नाम भी दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें और भी मेंबर्स है जैसे साडो, ये भी एक बंदा है, ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ऑब्वियसली। खैर यहाँ पे हमें साडो को दिखाया गया जो कि फाइट करता है एंड ये तीर वाला बंदा जिसका नाम उरायू है या फिर इशिदा भी कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे उरायू जो होता है वो काफ़ी अच्छी बैटल स्किल्स के साथ आता है एंड इस इचिको जो है वो अच्छी अपने बैंकाई पावर की वजह से जाना जाता है। इसके अलावा भी और भी पावर्स है उसके पास। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि इचिको उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शीनो जो होती है एक्चुअली में वो वहाँ पर यूकी जो होता है वहाँ पर लेटा होता है एंड सभी लोग आते हैं खाना लेकर एंड वो लोग खाना खाने वाले होते हैं, नाश्ता करने वाले होते हैं। यूकी कहता है कि शीनो कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है एंड वो कहते हैं कि तुम लास्ट नाइट भूल गए हो क्या कि क्या हुआ था। जिसके बाद वो कहता है तुम लोग ये खाना खा लो, ये काफ़ी अच्छा है, हम तुम्हें अपना शेयर दे रहे हैं। इसके बाद हमें दिखाया गया कि ये लोग खाना खा रहे होते हैं एंड वो अभी भी टेंशन होता है। तभी वो अपने बॉडी को देखता है जो कि अर्थ पर उसके लिए काम करेगी। तभी यहाँ पर शीनो की एंट्री हो जाती है एंड शीनो इसे देखते ही कहता है थैंक गॉड तुम ठीक हो एंड ये बोलने के पर ही शीनो आती है, एक ज़बरदस्त किक मार देती है हमारे यूकी के ऊपर। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि ये लोग फाइट कर रहे होते हैं एंड ये लोग खाना खा रहे होते हैं। उसी दौरान एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम ईबन है एंड वो खुद को इंट्रोड्यूस कराता है, हेलो मेरा नाम ईबन है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर ये बोलता ही है, तभी यहाँ पे वो कहता है कि मेरा फुल नाम आसुयारू एबन है। यहाँ पर इचिको उसे बेड से उतरने के लिए कहता है, जिस पर वो कहता है मैं नहीं उतरूंगा। तभी इचिको उसे खिंचा के लात मारता है, जिसके बाद वो दूर जाकर गिरता है, जिस पर सभी लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उसने हॉलो मास्क पहना था, इसका मतलब वो कहीं आर्मी कार नहीं है। इसके बाद ये कहते हैं और कहता है कि ठीक है मैं इसे टेस्ट करके आता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं एंड वो दोनों लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया गया है उरियायू को जो कि काफी टेंस्ड होता है एंड वो शायद इस बंदे को जानता होगा।
खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये लोग फाइट करने के लिए इचिको जो होता है वहाँ पर आता है एंड वो कहता है कि तुम कौन हो, तुम क्या एक आर्मी कार हो। जिस पर वो बंदा कहता है, यानी एबन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से यहाँ पर हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से हूँ। एंड वो ऊपर की तरफ आता है एंड वो लॉकेट दिखता है एंड इस लॉकेट को देखने के बाद इचिको थोड़ा सा शॉक में होता है एंड ये लॉकेट होता है क्यून्सी का एंड इस पावर से थोड़ा सा इचिको फैमिलियर होता है। जिस पर वो कहता है, ओह तो तुम इस चीज से फैमिलियर हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें ये सब बातें पता होंगी। दूसरी तरफ काफी सारे यूकॉन डिस्ट्रिक्ट में कोई भी नहीं होता, ऐसी मतलब अफवाह होती है एंड ये स्क्वाड 11th है जो कि 5th सीट या फिर कहूँ इन लोग का नाम दिखाया गया है इकाकू। यहाँ पर उसका एक साथी बुलाता है उसे एंड कहता है, ये देखो यहाँ पर मुझे पैरों के निशान दिखे हैं, तुम्हें क्या लगता है युमिचिका? एंड खैर जो भी इसका नाम हो, मैं थोड़ा स्पेलिंग गलत बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि हम लोग का काम है, हमें उन्हें ढूंढना है, तो जल्द से जल्द हमें ढूंढना ही होगा। इसके बाद हमें दिखाया गया क्लियर। एक्चुअली में यहाँ पर कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही होती है एंड यहाँ पे दिखाया गया सासाकीबे जो कि कहते हैं कि नाइस टू मीट यू। एंड इस चीज़ को सुनकर जो हमारा सासाकीबे होते हैं यानी मास्टर होते हैं वो पीछे की तरफ घूमते हैं एंड वो देखते हैं इस बंदे को। वो कहता है कि वो बताने आता है कि वो डिक्लेयर कर रहा है वॉर एंड इस चीज़ के लिए वो रेडी रहे। एंड तभी सीन जो होता है शिफ्ट हो जाता है इचिको के ऊपर, जिस पर वो कहता है कि तुम इसका काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखना क्योंकि अब तुम मर भी सकते हो। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि ये जो लीडर्स आए होते हैं फिर स्क्वाड मेंबर्स, वो कहते हैं कि तुम्हारी ग्रेट सिक्योरिटी हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एज अ डेमो वो लोग दिखाते हैं एक बंदे को मार के, एक्चुअली में इसका नाम शायद मोरॉन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बंदे को उसी के बंकाई से मारने की कोशिश की गई है एंड वो कहता है ये सिंगल हैंडेड डेमोन्स्ट्रेशन था, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें पूरी पिक्चर भी दिखा सकते हैं। इस चीज़ को दिखाने के बाद वो जो मास्टर होते हैं वो जल्द से जल्द आते हैं उस एनर्जी बॉल को तोड़ देते हैं, एनर्जी रे को। एंड इसके बाद वहाँ पर वो जो बंदा होता है नीचे की तरफ गिर जाता है। मास्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होते हैं एंड ये सभी के सभी लोग कहते हैं कि अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और हाँ, हम तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देंगे, ये तुम्हें भी पता है। इसके बाद यहाँ से वो लोग चले जाते हैं अपनी शैडो पावर का यूज़ करते हुए एंड इस चीज़ के बाद मास्टर भी अपने फायर का एनर्जी का यूज़ करते हैं। इचिको को दिखाया गया है जो कि उनसे फाइट कर रहा होता है एंड इस फाइट के दौरान दूसरी तरफ भी हमें दिखाया गया है जहाँ पे ये बंदा बताता है कि एक्चुअली में वो लोग हमारी बैंकाई पावर का यूज़ करके ही हमें हराने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमें एबन को दिखाया गया जो कि कहता है, हाँ मुझे लग रहा है कि तुम अब अपने बैंकाई का यूज़ करोगे। यहाँ पे वो कहता है कि वो हमारे एनिमीज़ नहीं, एक्चुअली में वो हम ही हैं एक तरह से बोले जाए तो, क्योंकि उन बैंकाई पावर का यूज़ करने के दौरान वो हमारी सारी बैंकाई पावर को ले लेते हैं। इचिको भी इस चीज़ को झेल रहा होता, सामने सामने दिखाया भी गया है। जैसे कि वह दिखाया गया कि बैंकाई पावर से ही अब उस पर अटैक किया जा रहा होता है, जिस पर वो कहता है तुम अब यहाँ से मरने वाले हो एंड वो कुछ मंत्र पढ़ने लगता है। इस मंत्र की वजह से हमारा जो इचिको होता है उसकी पूरी बॉडी जो होती है टूटने लगती है। तभी यहाँ पर उस रे को या फिर रेस को जो तोड़ देता है, पता नहीं ये लोग रेस को कैसे तोड़ पा रहे हैं। खैर यहाँ पे जो एनर्जी होती है उसको तोड़ दिया जाता है जिसका ब्लास्ट काफ़ी दूर दूर तक दिखाई जाता है एंड यहाँ पे सारे सिग्नल रेड हो जाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि तुमने लास्ट के 5 मिनट में क्या किया कि वो सारी की सारी बैंकाई पावर एकदम वैनिश हो गई, ऐसे कैसे हो सकता है। इस पर वो कहता है कोई बात नहीं इचिगो, मैं वापस ज़रूर आऊँगा, इस बात को याद रखना, और कोई बात नहीं ये बस एक शेडो है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यार ये कहकर वहाँ से इचिगो के सामने से वो चला जाता है। इचिगो कहता है ये था क्या, ये शिट। एंड सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया गया एक छोटे से मून टाइप के घर जैसे को। खैर यहाँ पे हमें दिखाया गया कि सभी के सभी स्क्वाड्रन लीडर जो होते हैं वहाँ पे आगे की तरफ आ रहे होते हैं एंड तभी एबन भी आता है एंड वो कहता है क्या बात है, तुम उस चीज़ को नहीं ला पाए है ना। जिस पर वो कहता है कि मैं लगभग पा ही गया था लेकिन उसने मुझे डाउन कर दिया। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया है इनफ, तुम काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हो, तुम्हें नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद ही उस बंदे का हाथ कट जाता है, मतलब जो लीडर होता है उसी का हाथ कट जाता है। एक्चुअली में इसका एक मेन लीडर है जो कि इसने कहा है कि कई बार मैंने तुम्हें बताया कि मेरे सामने किसी भी तरह की बहस मत किया करो। तो चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि तुम अपने किस रिपोर्ट के बारे में मुझे बताने वाले हो, वो भी पूरी शांति के साथ।
एंड एपिसोड वहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको मेरी एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू। के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें वहीं से दिखाया जाता है जहां पे लास्ट बार हमने देखा था कि एक बंदे का जो हाथ है कट चुका है एंड उसके मास्टर ने हाथ इसलिए काटा था बिकॉज ऑफ कि उसने उसके सामने काफ़ी ज़्यादा बातचीत करी थी अपने जूनियर से। इसके पहले भी उसके मास्टर्स ने यानी कि मैजेस्टी ने ये कहा था कि तुम मेरे सामने कभी भी बहस नहीं करोगे एंड इस चीज़ के लिए उसने झूठ कहा था शायद से। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया द फाउंडेशन स्टोन करके, यानी कि आज का टॉपिक जो है एपिसोड 2 का। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया गया इचिको के सभी साथी खाना खा रहे होते हैं, आई मीन नाश्ता कर रहे होते हैं, जहाँ पे इनोई बोलती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम उसकी काफी ज्यादा चिंता करते हो इशिदा, आई मीन इचिको के बारे में ये ज्यादा बात कर रहे हो। तभी इचिको की एंट्री होती है एंड वो कहते हैं कि तुम इंजर्ड तो नहीं हो, जिस पर हमारा कुरोसाकी आके कहता है नहीं मैं इंजर्ड नहीं हूँ। तभी कॉल बजता है जहाँ पे वो कॉल पिकअप करते हैं एंड ये कॉल होता है स्क्वाड की तरफ से एंड स्क्वाड की तरफ से उन्हें एक जानकारी मिलती है कि उनके मतलब डिपार्टमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंट्रोल रूम से ये कॉल आई थी कि उनके आसपास जो भी चीज़ें घटना हो रही थी उनमें बहुत से लोग मारे गए हैं एंड यहाँ पर भी हमला हुआ है, यानी कि सोल सोसाइटी में भी हमला हो चुका है एंड अब साबेसाकी नहीं रहे। इस घटना से सभी लोग काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं एंड इसके बाद सभी लोग के मन में उदासी छा जाती है एंड सभी लोग एक तरफ से पहरेदारी भी कर रहे होते हैं बारी बारी, क्योंकि उन्हें अपने वर्ल्ड की रक्षा भी करनी है। इनोए हो या साडो सबके सभी दुखी थे। हमें इचिको को दिखाया गया है जो कि अपने पहरेदारी पर निकलता है सुबह सुबह एंड इस पहरेदारी के दौरान ही उसे इचिको नाम करके सुनाई देता है। तब वो आसमान की तरफ देखता है एंड वहां पास से एक लड़की गिर रही होती है जो कि छोटी सी बच्ची है जिसका नाम नेलाई है एंड ये सुपर एक्सेलरेशन की तरफ से स्पीड से मतलब नीचे के आती है एंड इचिको की गांड फाड़ देती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया जिस पर वो सिर्फ एक ही चीज कहती है, हेल्प अस इचिको। एंड फाइनली वो एक ही 2 शब्द बोल पाती है, हुइको मोनो इज। इसके बाद वो कट जाता है सीन। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ये लोग सोल सोसाइटी के ऊपर बैटल करने वाले हैं, इसके लिए प्रिपरेशन करनी होगी इनको एंड ये चीज काफी ज्यादा हिलाकर रख देती है ल्यूडास को। आई मीन जिस बंदे का हाथ कटा है उसका नाम ल्यूडास है एंड ये स्काउट से बाहर निकाला जाने वाला है क्योंकि आगे चलकर इसे बड़ी लंबी वाली लेने वाले हैं ये लोग। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया मैजेस्टी को जो कि उसकी गर्दनी को ब्रस्ट कर देता है सिर्फ अपने एक उंगली के इशारे से एंड वहीं पर बात की जाती है इचिको के, जहाँ पर वो गया था एंड वो बताता है कि वो हार चुका है उससे एंड उसे कहता है कि ठीक है तुम जा सकते हो अपनी जिंदगी से। खैर यहाँ पर उसे भी मार दिया जाता है, इस पर वो कहता है तुम सभी तो ठीक हो ना एंड इसके बाद हमें दिखाया गया है कि उन्हें और भी आर्मकार सोल्जर की जरूरत होती है क्योंकि वो एक वैल्यूएबल एसेट्स है। एंड अब हमें यहाँ पर आर्मकार का एक फेस दिखता है एंड वो ये है लेडी। इसके बाद हमें पता चलता है कि काफी सारे स्टोन्स फाउंडेशन स्टोन्स में से एक है, इन्हें और भी आर्मकार की जरूरत होगी। इचिको अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बोल रही लड़की हुई को मोरो ऐसे कर कुछ बोल रही होती है। तभी एक और बंदा आकर गिरता है जिसका नाम पैस्टिक होता है शायद से एंड ये बंदा उल्टा गिरा होता है जिस पर वो कहता है कि मेरा पिछवाड़ा तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, मुझे बाहर निकालो। दूसरी तरफ हमें सोल सोसाइटी को दिखाया गया है जहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं एंड सभी लोग शांत खड़े होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी लोग मारे गए हैं ये सब के लिए शायद उनकी एक श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, जहाँ पे मास्टर ऐसा प्रेटेंड करते हैं कि सासिकिबे उनके सामने झुका हुआ है एंड वो उसे बहुत ज्यादा याद कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें इचिको की पूरी टीम को दिखाया गया है जहाँ पर पूरी स्टोरी बताई जाती है उस एरिया की। यहाँ पर हमें पता चलता है कि लॉर्ड बागन एंड लॉर्ड स्टार्क दोनों की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद यहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया गया जिसके हाथ में काफी तेज उजाला होता है, आई मीन रोशनी होती है एंड यहाँ पर एक लड़की दीवार से चिपकी हुई होती है एंड यही हेलिबे है, आई मीन इस लड़की का नाम हेलिबे है एंड ये सभी लोग उसको मदद करना चाहते थे एंड वो लोग उससे ले जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर ये जो बंदा है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है जहाँ पर वो उसे भागने के लिए कहती है, मतलब हेलिबेल इन तीनों को भागने के लिए कहती है। पास्टिंग जो होता है वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, जिसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया गया है एंड लेडी हेलिबेल जो होती है वो वहाँ से गायब हो जाती है एंड इस चीज़ को पास्टिन देखता भी है पीछे मुड़कर लेडी हेलिबेल के एंड यहाँ पास से कोई भी आइडिया नहीं होता कि लेडी हेलिबेल के साथ क्या हुआ। जिसके बाद वो इचिको से मदद मांगता है कि प्लीज उसकी मेरी मदद कर दो। फाइनली यहाँ पर इचिको एक चीज कहता है, ये सब कुछ सुनने के बाद मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता, तो हमें
ऐसा भी नहीं है कि हम इसे छोड़ दें, लेकिन हमें चलना होगा और इन सब के लिए फाइट करनी होगी। एंड इन सब के बीच से इशिदा बोलता है कि वो उनकी मदद नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ किसके एक कारण है, और वो कारण ये है कि वो हॉलो एंड आर्कनार दोनों की ही मदद नहीं कर सकता। फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया इचिको को, जो कि ये कहता है कि ठीक है तो उसे अकेले ही जाना होगा। एंड इसी के साथ उसे इशिदा बी केयरफुल रहने के लिए भी कहता है। तभी पीछे से आवाज आती है, तो ये कन्वर्सेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, तो कहीं जाने की ट्रिप अरेंज कर दूं मैं, यूकोमुंडा जाने की ट्रिप। एंड तभी सीन शिफ्ट हो जाता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया इबन के ऊपर दी गई पद्मी के बारे में, जहाँ पर वो कहता है कैसे एक्चुअली में यहाँ पे शायद ये किसी और को भी ये पद्मी देने की सोच रहे होते हैं। एंड तभी एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें दिखाया गया इचिको को एंड उसके साथ इनो एंड साडो भी होते हैं। एंड जिसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये गान नाम के एक छोटे से पोर्टल के थ्रू जा रहे होते शायद से। इसके बाद हमें दिखाया गया है ह्यूके मोंडानो की जगह को, जहाँ पे कुछ गार्ड्स सभी लोग को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं एंड पीछे से हमारे सभी के सभी हीरोज एंट्री ले रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल भी चौंकाना नहीं चाहते थे हमारे जितने भी गार्ड्स होते हैं। इसके बाद वो कहता है कि मुझे कुछ आवाज सुनाई दी पीछे की तरफ से, लेकिन पीछे पूरा सुनसान दिखाई देता है, जिस पर वो कहते हैं कि हो सकता है तुमने कुछ वहम किया हो। एंड इसके बाद वो गार्ड्स आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इचिको एंड उसकी पूरी टीम को, जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं। एंड ये वही जगह है जहाँ पर आखिरी बार हैलीबेल को फाइट के दौरान देखा गया था। इसके बाद यहाँ पर देखा गया कि इसकी हालत काफी ज्यादा अच्छी नहीं है और इनोए ये भी कहती है। तो ये लोग ऑपरेट कैसे करते हैं इन सभी चीजों को, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि जो भी इस जगह पर होती है वो डायरेक्शन पूरी भ्रमित हो चुके हैं, ये लोग ऑल द डायरेक्शन लॉस्ट कर चुके हैं, ऐसा इचिको बोलता है। एंड इसके बाद हमें पता चलता है कि ये लोग एक एडवांस गार्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यहीं के लोग होंगे जो कि फाइट करेंगे सोल सोसाइटी या सोल रिपर्स के साथ। तभी इचिको वहां से चला जाता है एंड पास्टिक उसे रुकने के लिए भी कहता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इचिको के बारे में बताते हुए साडो को कि वो किसी की भी नहीं सुनता एंड वो विदाउट हेजिटेशन किसी की हेल्प कर देता है। एंड इसके बाद वो वहां से चला जाता है। पास्टिक बोलता है कि उसे भी चलना चाहिए। एंड दूसरे सीन में हमें दिखाया गया सभी के सभी बंदियों एवं बंदों को जो कि लाइन से खड़े रहने के लिए बात कहते हैं। एंड यहाँ पे स्टेरन रीटर जिसका नाम जे है, तो अभी लोग उसके पूरे सीरीज में जे ही के नाम से पुकारेंगे। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ये बंदा जिस किसी के भी तरफ उंगली करता है उसी की तरफ ये भाला चलाकर पेल देता है उसको। एंड वो कहता है कि तुम में से शायद कोई भी मेरा गार्ड बनने के लिए काबिल नहीं है। तभी एक स्वॉर्ड उसके गर्दन पर आकर लगती है। हमें पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 बच्चे हैं जिनका नाम लॉर्ड एइजन एंड लॉली है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ये जो मास्टर जे होते हैं वो 1 सेकंड में ही उसे ढेर कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों ही बच्चे काफी ज्यादा दर्द से कराह रहे होते हैं। तो इस सीन में हमें दिखाया गया है कि जे जब आगे बढ़ता है वो कहता है कि इन्हें खत्म कर दो, तभी उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी सेना में के बीच में भगदड़ मची हुई है। एंड वो पीछे मुड़कर देखता है, तभी उसके ऊपर एक अटैक हो रहा होता है। वो अटैक इन तीनों लड़कियों ने किया होता है। तो अब मैं इनको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। एक का नाम है मिलारोजा, सन एंड अपाची। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि काफी बड़ी धूल उड़ती है एंड यहाँ पर फाइट स्टार्ट होती है। एंड इस चीज को इचिको भी देखता है एंड स्पिरिचुअल प्रेशर को देखते हुए वो बताती है कि तो ट्रेजर की स्पेशल स्पिरिचुअल प्रेशर है जिसे वो महसूस कर पा रही है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये तो लेडी हैलीबेल के डायरेक्टली अंडर काम करती है, यानी कि उनके नीचे। तो वो काफी देर बोलती है कि टेरिफाइंग है ये। एंड वो इचिको को आंख पकड़ लेती है, जिसपे इचिको कहता है कि उसे कुछ दिख नहीं रहा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो प्लीज उसकी आंखें छोड़ दो। तो इस तरफ ये तीनों की तीनों लेडीज जो होती है वो फाइट कर रही होती है, जे के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन्हें पेल रही होती है बराबर तरीके से। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि इनकी फाइटिंग स्किल से सभी लोग हैरान होते हैं। एंड इसके बाद वो बताते हैं कि वो मतलब एक तरफ से बहुत ज्यादा प्यारी है हैलीबेल की। एंड इसके बाद वो कहती है कि तुम लोग चाहो तो मेरे स्क्वाड में आ सकते हो, ऐसा मतलब जे बोलता है उन तीनों लड़कियों को। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया स्क्वाड 1 बाक्स को, जहाँ पे कैप्टन्स की मीटिंग हो रही होती है। एंड इन कैप्टन्स की मीटिंग के बीच में एक रिबेल आर्मी भी तैयार की गई है। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया कि रिबेल आर्मी जाकर उन पर फाइट करेगी। यहाँ पर हमें एक बंदे की एंट्री होती है एंड यहाँ पर हमें पता चलता है अपने विलन्स के बारे में। पता चलता है कि ये लोग लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रक्शन लाने वाले हैं एंड ये खुद को वांडरिच बुलाते हैं। वांडरिच, अगर मैंने स्पेल गलत कर दिया हो तो सॉरी। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि लोग सोल सोसाइटी पर अटैक करेंगे एंड सोल सोसाइटी की जितनी भी मेंबर्स हैं उन्हें एक्सटिंग्विश करने की, मतलब उनके KLPD लगाने की कोशिश करनी जा रही है।
एंड इस चीज को देखने के बाद हमें एक ही साथ दो चीजें दिखाई जा रही है कि इचिको भी दिखाया जा रहा है, जहां पर इचिको देखता है कि वो तीनों लेडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है एंड ये हालत जे ने की होती है। मे भी हो सकता है कि जे ही वो बंदा है जिसने हैलीबेल को भी कैप्चर किया हो एंड इस चीज को इचिको देखता है एंड हमारे एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें एंड हाँ, जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हे गाइस, एपिसोड 4 में एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर का एंड ये एपिसोड तो भाई गजब का एपिसोड है। मतलब जो चीज मैंने सोची थी, इमेजिन करी थी, उससे ज्यादा अच्छी निकली एंड एपिसोड 4 एक्सप्लेन करने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है एंड आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन सुनने में बहुत मजा आने वाला है। तो लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड 3 की एंडिंग में देखा था कि जो सोल सोसाइटी है उसके ऊपर अटैक हो चुका है या वॉच के थ्रू। तो फ्रंट ऑफ द स्क्वाड 9 जो होती है वो अटैक के लिए प्रिपेयर होती है, लेकिन उसके पहले ही वो खत्म हो जाती है। लेफ्टिनेंट कीरा ऑलरेडी मर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे जो स्पिरिचुअल प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि जो टेक्नीशियन होते हैं वो कहते हैं कि ये बंदे अनबीटेबल है, मतलब इन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं है। एंड यहाँ पे जो भी मेंबर्स होते हैं या फिर कहूँ जितने भी मतलब क्विंसीज होते हैं वो बहुत ज्यादा टफ फाइट दे रहे होते हैं एंड इन क्विंसीज की फाइट के बीच में सभी लोग भाग रहे होते हैं। मतलब कोई भी इनसे टक्कर लेने की नहीं सोच रहा होता बिकॉज ऑफ कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो फाइनली एक मेंबर आता है उनसे फाइट करने के लिए एंड हाँ, वो यही चशपिश है, जहां पर वो आते ही उस बंदे से पिटता है एंड बीच से ही फट जाता है। मतलब उसे लिटरली बीच से काट दिया था 2 बराबर हिस्सों में। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि जो 3rd स्क्वाड है वो वहां पर एक तितली उड़कर आती है एंड ये एक मैसेज होता है। इसके बाद यहाँ पर जो कैप्टन्स होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं क्विंसीज के सामने, जिस पर वो क्विंसी कहता है मेरा नाम यू है एंड इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन तो दे ही देता है, खासतौर से मुझे इसके दांत बिल्कुल पसंद नहीं आए। खैर, यहाँ पर ये बोलता है कि तुम भी मर जाओगे, जिस पर वो कहता है मुझे वैसे तो मेलोडीज या फिर कहूँ गिटार बजाना बहुत अच्छा लगता है। क्विंसी कहता है कि कोई बात नहीं, अब तुम अपने गिटार्स को काफी दुख भरे के साथ तुम बजाओगे क्योंकि तुम अब जिंदा ही नहीं रहोगे। जिस पर मेंबर बोलता है मैं अपने गिटार को ऑलरेडी दुखी होकर ही बजाता हूँ। इसके बाद हमें और भी क्विंसीज को दिखाया गया जो कि उन्हें बहुत तड़पा के मार रहे होते हैं और इस क्विंसी का नाम होता है एफ। एंड यहाँ पर जो भी मतलब मेंबर आ रहे होते हैं, विलन होते हैं, जो भी मतलब क्विंसीज होते हैं, उन सब का कोड नेम होता है। एंड इसके बाद जो भी लोग होते हैं वो बताते हैं कि हम जो भी प्रोटेक्शन कर रहे थे एक्चुअली में यहाँ पर प्रोटेक्शन करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं क्योंकि ये क्विंसीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। जिस पर एक गार्ड कहता है कि हम 30th कोर्ट के गार्ड हैं, हमें भागना नहीं चाहिए इस बंदे से, लेकिन इसके बावजूद वो बंदा आगे बढ़ता है एंड यहाँ पर एक तलवार आकर रुकती है और हमें पता है कि तलवार रेंजी की है एंड रेंजी एक अपनी बेस्ट एंट्री देता है एंड हमें अब पता चलता है कि एक और क्विंसी है जिसका नाम ई है एंड ये ई जो होती है वो डॉगी बोलते हुए बोलती है कि तुम डॉगी एक कैप्टन हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी हरा दूंगी। एंड वहां पर और भी क्विंसीज होते हैं। मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्विंसीज होते हैं जो कि हायर लेवल के होते हैं उनका एक कोड नेम है, जैसे कि एफ यू जे ऐसे। तो रेंजी होता है एक्चुअली में फाइट कर रहा होता है एफ नाम के मेंबर से एंड वो नोटिस करता है कि इनके ऊपर कोई भी अटैक किया जाए वो ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो बहुत जल्दी हील हो जाता है। एंड तभी एंट्री होती है कैप्टन की एंड रेंजी को वो सलाह देते हैं कि तुम पीछे हटो, हम फाइट करेंगे। एंड इसके बाद वो फाइट करने के लिए अपनी स्वॉर्ड या फिर कहो ये जो पंखुड़ियां उड़ रही हैं इनका मदद करता है एंड एफ को मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन एफ बहुत ज्यादा ताकतवर है। वहीं दूसरी तरफ जितने भी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोशिश की जा रही होती कि क्विंसीज उन बैंकाई पावर का यूज कैसे कर रही है, क्या वो चुरा तो नहीं रही है या फिर सील कर रही है, इस बारे में उनको पता तो चल जाता है लेकिन काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अब यहाँ पे रेंजी जो होता है वो कहता है कि आप अपने स्वॉर्ड को इतना ज्यादा मतलब फाइट के लिए यूज कर रहे हो। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस लेडी का हाथ कट चुका है लेकिन वापस से बहुत जल्दी हील भी हो गया। एंड यहाँ पर एक और अटैक होता है कैप्टन के ऊपर। कैप्टन फिर से एक और अटैक करते हैं एंड वो लेडी उन पर अटैक करती है, मतलब दोनों ही एक दूसरे पे अटैक कर रहे होते हैं। रेंजी उस औरत को पकड़ लेता है लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कैप्टन की जो कोई भी पावर होती है वो उसे रोक लेता है।
एंड जितने भी कैप्टन होते हैं वो सब लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं। सब लोग अपने बेस फॉर्म में रहकर इन क्वींसीज से फाइट नहीं कर पा रहे होते हैं। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो जल्द से जल्द अब एक न्यू फॉर्म लेंगे जो कि बैंकाई पावर का है। एंड आई लाइक इट। एंड इसके बाद जो भी मेंबर्स, अरे भाई गाइस मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे काफी सारे कैप्टन्स एक साथ फाइट कर रहे हैं, तो उन सब का नाम ले पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं किस भी कैप्टन या फिर जिस भी टीम के बारे में बात कर रहा हूँ वो स्क्वाड नंबर 2, 6 एंड 7 के बीच में फाइट हो रही है, जिस पर मेन फोकस रेंजी एंड उनके कैप्टन्स के ऊपर की गई है। जहां पे जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये मेरे बैंकाई पावर को सील भी कर देता है तो तुम अपने बैंकाई पावर का यूज कर सकते हो, जैसा कि हमें सासी की भी लेफ्टिनेंट ने बताया था। एंड यहाँ पर जो भी मेंबर होते हैं वो सब के सब इसी सोच में होते हैं कि ये सासी की भी ने बताया था कि ये उनके बैंकाई पावर को सील कर देता है, न कि उन्होंने ये बताया था कि ये हमारी बैंकाई पावर को चुरा लेते हैं। ये सभी लोग एक ही साथ डिसाइड करते हैं कि अपनी बैंकाई पावर का यूज करेंगे। एंड ये सभी के सभी कैप्टन्स हैं। एंड इसके बाद वो कहते हैं कि जब मैं ये सब मेरी बैंकाई पावर को क्रॉस कर रही होती है फिर को बंद करेगी, उस टाइम पे तुम इन्हें खत्म कर दोगे। एंड इसके बाद जो कैप्टन होते हैं ना, रेंजी पर भरोसा करते हुए वो अपने पावर बैंकाई को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। एंड इस एक्टिवेशन के चलते ही हमें सभी के सभी बंदे की, मतलब सभी के सभी कैप्टन जो होते हैं उनकी एक बैंकाई पावर को दिखाया गया है। एंड सभी के सभी लोग बैंकाई पावर का यूज करते हैं। एंड वहीं पर सबसे बड़ी गलती ये लोग कर देते हैं, क्योंकि ये बैंकाई पावर इन चारों के लिए काफी ज्यादा अहम थी। क्योंकि ये सभी लोग बैंकाई पावर से डरते हैं, इसलिए ये लोग इस बैंकाई पावर को एक डिवाइस के थ्रू चुरा लेते हैं। ये सारी बैंकाई पावर उनके पास ऑलरेडी खिंची खिंचाई चली जाती है। इसके बाद इन्हें समझ में आता है कि जो बैंकाई पावर जिस डिवाइस से लोग मेरी पावर्स को ले रहे हैं, एंड इस चीज के बाद वो लोग रियलाइज करते हैं कि उनकी स्वॉर्ड में कोई भी तरह की आवाज नहीं हो रही है, यानी कि होएरुमारू जो उनकी स्वॉर्ड है वो भी किसी काम की नहीं रह गई। एंड ये चीज जल्द से जल्द इन्फॉर्म करने के लिए बोला जाता है कि बैंकाई पावर सील नहीं हो रही है, एक्चुअली में ये स्टील हो रही है, यानी कि चुराई जा रही है। तो 13 क्वाड गार्ड स्क्वाड जो होती है वहां पे एक मैसेज छोड़ती है। एंड इस मैसेज को सभी के सभी लोग देखते हैं, इवन मास्टर भी देखते हैं। इस मैसेज को देखने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपनी बैंकाई पावर का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ कि अगर बैंकाई पावर यूज की तो यहाँ पर वो चुरा लेंगे। जैसे मैंने बोला था कि एक्चुअली स्क्वाड नंबर 2, 6, 7 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ये एनालिसिस जब तक इन्हें पता चलती है कि यहाँ पर जो भी सील हो रही है बैंकाई पावर एक्चुअली में सील नहीं चुराई जा रही है, ये मैसेज मिलने के बाद स्क्वाड 8 की तरफ मुड़ता है। एंड यहाँ पर फाइट हो रही होती है एक बार फिर से। स्क्वाड 8 के बैरक्स के फाइट को दिखाया गया है, जिस पर मास्टर कहते हैं, फिर को कैप्टन कह रहे होते हैं कि तुम्हें अब अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करना होगा। लेकिन ये होता है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, बहुत स्पीडली मूव करता है एंड उनके ऊपर एक बुलेट शूट कर देता है, जिस पर वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि तुम मुझे इतना ज्यादा डिस्टर्ब करोगे, तुमने काफी ज्यादा मुझे डिस्टर्ब कर दिया है। वहीं पर रेंजी अपनी बैंकाई पावर का यूज करने वाला होता है, तभी कैप्टन उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं कि अब हम एक और बैंकाई पावर को लूज नहीं कर सकते, ये अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम्हें फाइट करनी होगी इससे बिना बैंकाई पावर के। एंड इस गाय के खिलाफ तुम्हें बहुत अच्छी लड़ाई करनी होगी रेंजी। एंड यहाँ पर जो भी और भी मतलब स्क्वाड्रन लीडर्स या फिर कोई स्क्वाड्रन सोल्जर्स होते हैं वो फाइट के दौरान मारे जा रहे होते हैं, बहुत बेदर तरीके से मारा गया होता है इनको। वहीं जितने भी टेक्नोलॉजी या फिर कौन टेक्नीशियंस होते हैं वो एक चीज कहते हैं कि अब हमें इचिगो कुरोसाकी को बुलाना होगा, जिस पर मतलब जो वहाँ के वर्कर्स होते हैं वो कहते हैं कि इसके लिए हमें परमिशन लेनी होगी। तो यहाँ पर वो मेंबर बोलता है कोई बात नहीं, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं इसे हैंडल करूंगा। और दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि एक इमरजेंसी कॉल आ जाता है एंड वो कॉल उराहारा पिक करता है। वो बताता है कि ऑलरेडी कुरोसाकी जो होता है वो फाइट कर रहा है क्विंसी के साथ। एंड इसके बाद वो बताता है कि सोल सोसाइटी में एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट चल रही है एंड इस फाइट के दौरान इचिगो को आना ही होगा, क्योंकि ये क्विंसी सभी के सभी मेंबर्स या फिर सभी के सभी कैप्टन्स की ऑलरेडी बैंकाई पावर ले चुके हैं। वहीं पर इचिगो इनकी मतलब जबरदस्त पिटाई कर रहा होता है जे की इतनी खतरनाक पिटाई ये सभी लोग भी देख रहे होते हैं। एंड इन सबको पता होता है कि इचिगो ही एक ऐसा बंदा है जिसकी जो भी मतलब पावर है या फिर कोई बैंकाई पावर है उसे अभी तक किसी ने भी स्टिल नहीं किया है। यहाँ पर ये लोग बहुत अच्छी फाइट दे रहे होते हैं और इचिगो इस फाइट को एंजॉय भी कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे बैंकाई से बहुत ही ज्यादा डर रहे हो, इसीलिए तुम उसको सील करने की कोशिश कर रहे हो। जिस पर वो कहता है मैं इसके लिए तुम्हें आंसर बिल्कुल भी नहीं दूंगा, और तभी एक रे आकर उसकी छाती से लग जाती है।
एंड ये उराहारा ने मारी होती है। एंड वो बताता है कि तुम्हें जल्द से जल्द इस एनिमी को छोड़कर जाना होगा सोल सोसाइटी, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिफेंसिव और अटैकिंग फाइट चल रही है, और उसने वो एक इमरजेंसी गेट भी ओपन कर दिया है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि इचिगो जो होता है वो उसको फोन लेता है एंड वो बात भी करता है, एंड वो कहता है कि सीक्रेटली रिमोट यूनिट ने इसे मैसेज को छोड़ा है। एंड ये जो होता है, मतलब सब लोग सोच रहे होते हैं कि इचिगो यहाँ पर होता तो बहुत अच्छा होता है एंड फाइट में मदद मिलती है, तो इचिगो यहाँ के लिए निकल जाता है। एंड यहाँ पर सब लोग कह रहे होते हैं कि यहाँ पर जो फाइट हो रही थी वो कैसे, जिस पर वो बताता है कि एनिमी के पास से जो भी चीजें हैं वो तुम लोग जल्द से जल्द ले लो, साडो एंड इनोए, बिकॉज ऑफ कि ये फाइट काफी ज्यादा तगड़ी हो रही है, यहाँ से भी ज्यादा सोल सोसाइटी में ज्यादा जरूरत है इचिगो की। एंड इचिगो की ये सारी बातें पता चलती है कि उसके जो भी फ्रेंड्स होते हैं उन सब की बैंकाई पावर को एक्चुअली में चुरा लिया गया है, एंड तुम ही बस एक ऐसे हो जिनकी बैंकाई पावर अभी तक नहीं चुराई गई है, और चुराने की कोशिश करने पर भी वो हार ही चुके हैं, मतलब हार मान चुकी है। फाइनली इन सभी की बैंकाई पावर जा चुकी है, एंड इसके बाद वो बताते कि जो कुछ भी चीज है किस क्विंसी के पास, प्लीज उसे निकाल लो, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा कर सकें। एंड वही चीज उराहारा भी कर रहे होते हैं, एंड वो कहते हैं कि जल्द से जल्द हमें यहाँ से निकलना होगा, और इसके पास से जो भी चीजें मिले प्लीज इसे उठा लो। एंड यहाँ पास से जैसे इचिगो पहुंचने वाला होता है तभी उसके बगल से एक रेज निकलती है, एंड उस जगह को, उस पोर्टल को अचानक से बंद करने लगती है। एंड उराहारा के चेस्ट पीठ पर भी एक तीर आकर लगता है। एंड इसके बाद इनोए एंड साडो दोनों ही घायल पड़े होते हैं, जिनकी बॉडी काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर चुकी है। एंड जिसके बाद उराहारा इमेजिन कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो उससे पता चलता है कि ये जो बंदा है अपनी पावर लिमिट्स को बहुत ही ज्यादा हाई लेवल तक ले जा चुका है। एंड वो कहता है कि मास्टर ने वैसा कहा था, मैंने अपनी लाइफ को दांव पर लगाकर भी इचिगो को रोक लिया है। एंड इचिगो की तरफ एक और रेस को भेजता है, और इचिगो इस रेस को मतलब डॉज नहीं कर पाता, एंड इसके बाद वो एक पिंजरे जैसी जगह पर कैद हो जाता है, जिस पर वो कहता है कि अनफॉर्चुनेटली इचिगो कुछ समय बाद मारा जाएगा, और वो इचिगो को हराने में कामयाब रहा, ऐसा बोल ही रहा होता है। एंड यहाँ से भी एक दरवाजा बंद कर देता है, इससे सोल सोसाइटी जो है एक तरह से हेल्पलेस हो जाए। एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। थैंक यू एंड टेक केयर। जो मैंने आज ही न्यू वीडियो डाली है तकरीबन 5-6 बजे, प्लीज उसे भी जाके आप लोग देख लीजिए। थैंक यू। ब्लीच का एपिसोड 5 वॉर एज अ लाइटनिंग काफी इंपॉर्टेंट एपिसोड है, हाँ, क्योंकि इसमें मास्टर खुद ही फाइट करने के लिए आएंगे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि हमारा इचिगो आ रहा है, एंड वही बस एक ऐसा बंदा है जिसकी अभी तक किसी ने भी बैंकाई नहीं चुरा पाए हैं। एंड ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। मुझे गलत मत समझना, मैं थोड़ा देख के फिसल गया था। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया इचिगो कुरासाकी इन्हें भी फाइट में ज्वाइन करने वाला है। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि मुझे उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। एंड ये सब सुनकर सब लोग काफी ज्यादा शॉक में होते हैं, लेकिन ये बात की अनाउंसमेंट नहीं हुई होती है। तभी एक अटैक हो जाता है, एंड देखकर मुझे टाइटन्स की याद आ जाती है। खैर, ये ब्लीच है, इसमें टाइटन्स नहीं आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें इचिगो को दिखाया गया है जो कि अभी भी उस स्पेयर के अंदर फंसा होता है, एंड उसे फोन कॉल पर, यानी कि वो जो अकाउंट करके है उस पे उसकी सारी आवाजें सुनाई दे रही होती है। इवन रुकिया की भी आवाज सुनाई दे रही होती है। काफी ज्यादा लोगों के रोने और चीखने चिल्लाने की भी आवाज आती है। वो कुछ भी नहीं कर सकता था इचिगो, लेकिन इसके बाद वो सोच रहा होता है कि सब लोग मेरी हेल्प चाहते हैं, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा। रुकिया वहीं पर फाइट कर रही होगी, और वो भी कहीं मर ना जाए इस डर से वो और भी ज्यादा पावर लगाकर उस स्पेयर को तोड़ने की कोशिश करता है। यहीं पर हमें दिखाया गया है जेको, जो कि काफी खुश होता है। वो कहता है कि उसने अपने मास्टर की एक काफी अच्छी ख्वाहिश को पूरा किया है, और इसलिए वो काफी ज्यादा खुश है। एंड अब वो इन सबको भी मार देगा, यानी कि इनोए एंड साडो। वहीं पे उराहारा ये सब कुछ देख रहा होता है, एंड एक काफी जोर से स्प्लैश आकर पड़ता है, जिससे जे की पूरी यानी कि आधी बॉडी जो है कट जाती है। एंड ये चीज देखकर तीनों के ही होश उड़ जाते हैं। मैं सच बताऊं कि इन तीनों में से किसी ने अटैक नहीं किया होगा, क्योंकि इनके खुद ही होश उड़े हुए हैं कि अटैक किसने। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि उराहारा जो होता है काफी ज्यादा डरा हुआ होता है, और उसके पास स्वॉर्ड आकर रुकती है। एपिसोड के लास्ट तक आप लोग गेस कर लीजिएगा कि इसका नाम क्या होगा। वैसे भी मैं इसका नाम गेस करूंगा लास्ट में, लेकिन आप लोग भी गेस कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
फाइनली यहाँ पर हमें दिखाया गया इचिको को, जो कि काफी ज्यादा टेंस हो चुका होता है एंड वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा होता है उसे ब्रेक करने की, लेकिन उसे ब्रेक करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। रेंजी एंड कैप्टन दोनों ही काफी भयंकर वाली फाइट कर रहे होते हैं। वैसे तो मैं बता दूं कि इस गाय का नाम मेरे को भूल चुका है, लेकिन फिर भी मैं अंदाजा मारता हूँ कि इसका नाम एफ होगा। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि वो एक बेहतरीन फाइट ले रहे होते हैं एंड इसके दौरान वो बोलती है कि तुम इसके लिए काफी लंबा समय तक पे करने वाले हो, क्योंकि ये लाइट एक अच्छी तरीके की पॉइजन इंजेक्ट करेगी तुम्हारी बॉडी में, जिसका भुगतान तुम काफी लंबे समय तक करोगे। वहीं रेंजी ये बोलता है एंड कि ये बंदा सच में एक काफी पावरफुल अपोनेंट है, लेकिन इसे हमें ओवर पावर करना ही होगा। ये एक छोटी सी फ्लैशबैक टाइप की स्टोरी चल रही थी, जहां पे हमें दिखाया गया कि इनकी बैंकाई भी जा चुकी है एंड मास्टर या फिर कैप्टन का एक काफी भयंकर वाला डर है एंड वो उसके दिल और दिमाग में घुसा पड़ा है। एंड इस चीज को दिखाया गया है कि वो कोई भी तरह की चीज हो वो उसके लिए एक भी सस्पिशियस नहीं है, लेकिन ये सब कुछ भी आखिरकार एक थ्रेट ही तो है एंड ये चीज रुकिया के लिए होती है। एंड वो ये कहता है मुझे पता है कि तुम उस चीज से इतना ज्यादा डरते हो कि कोई भी तुम्हें उससे डरा कर मार सकता है, और इस चीज का फायदा उठा लेती है वो एफ एंड उस पर एक जबरदस्त चाकू चला देती है, आई मीन स्वॉर्ड निकाल देती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम पर काफी सारे कीड़े मकोड़े आकर बैठेंगे और तुम्हें तुम्हारी बॉडी को सड़ते हुए खा लेंगे। एंड इसके बाद वो मास्टर या फिर कैप्टन की एक बैंकाई पावर का यूज करता है एंड कैप्टन की बैंकाई ही कैप्टन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं सीन रुकिया की तरफ घूम जाता है, यहाँ पे रुकिया अभी भी सोच रही होती है, उसे आवाज आती है। यहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि जो मास्टर है या फिर कैप्टन है वो एक्चुअली में खुद की ही बैंकाई को हरा नहीं पा रहे होते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया गया कि ये लोग रेंजी उस पर अटैक करने जाता है एंड रुकिया ब्रदर बोलकर आगे की तरफ भागती है। तभी एक बंदी जिससे रुकिया ऑलरेडी फाइट कर रही होती है, तो वो उस बैटल से भागने की कोशिश के दौरान ही खून के फव्वारे दिखाए जाते हैं। मे भी पॉसिबल है कि वो रुकिया का ब्लड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर रेंजी अभी भी फाइट कर रहा होता है एफ के साथ, जो कि काफी ज्यादा ब्रूटल होती है एंड बैंकाई पावर कई बार यूज की जाती है ऑन कैप्टन एंड कैप्टन के ऊपर कई बार उन्हीं की बैंकाई उन्हीं के ऊपर डाली जाती है, जिसे वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। रेंजी पर एक किक आकर पड़ता है जो कि काफी दूर फेंक देता है उसे एंड यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हारी बैंकाई का क्या हुआ, क्या तुम उसे यूज नहीं कर रहे हो। एंड इसके बाद ये लोग आपस में ही बात करते हैं, मे बी तुम्हें मास्टर के पास या फिर मैजेस्टी के पास चले जाना चाहिए। एक्चुअली में ये वॉल्च की बात कर रहे हैं। यहीं पर हमें दिखाया गया है कि रुकिया बोलते हुए एंड यहाँ पर दोनों की ही बहुत गंदी वाली मार ली गई होती है। दूसरे सीन में हमें ये चीज दिखाई गई है कि कुछ क्वींसीज अभी भी वॉल्च के साथ खड़े हैं एंड यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि मेरा एकदम फेवरेट, एकदम मतलब पक्का वाला फेवरेट कैरेक्टर है, क्योंकि ये बंदा जब भी हंसता है या बोलता है एकदम बैडस लुक देता है। यहाँ पे अपने उसने कंधे पे 3 लोगों को रखा था, Q, R and Y एंड यहाँ पर वह दिखाया गया है कि वो बताता है कि उसने किस तरह से उस बड़े आदमी को एक कचरे के समान ही बीच से फाड़ डाला था। एंड इसके बाद वो बताता है कि सेकंड व्यक्ति को तो उसने उसकी गर्दन से ही पकड़ के उसकी गर्दन ही फाड़ दी थी, जिससे वो मर गया, और तीसरे बंदे ने तो उसने ट्रांसफॉर्म होकर मेरी ही शक्ल ले ली, जिसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को मारने की काफी बार कोशिश की, जिस पर तुम्हारा साथी ही मारा गया। इतना ही बोला ही होता है कि वेयरवॉच के ऊपर एक अटैक हो जाता है। सीन एक बार दोबारा से इचिको पर आता है, जहां पे इचिको काफी ज्यादा बेबस महसूस कर रहा होता है एंड यहाँ पर वो सबका नाम एक बार पुकारता है, बियाक्यू, रियूक, रुकिया। खैर यहाँ पर हमें रेंजी को भी दिखाया गया है। इन सब को सोचने के बाद वो और भी ज्यादा पावर के साथ अटैक करता है, लेकिन इसका ये अटैक किसी काम का नहीं था, जिस पर 2 लोग एक कमरे के अंदर आते हैं एंड ये कमरा काफी ज्यादा अजीब है। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है लेफ्टिनेंट काफी ज्यादा वीक है, ऐसा ये बंदा बोल रहा होता है एंड इसका नाम ओ से दिया गया है, जिसका नाम ओवरकिल है। खैर ये ओ जो है वो उनके कैप्टन को काफी अच्छी इजीली बीट कर पा रहा होता है एंड इसका नाम शायद 69 है। खैर यहाँ पे लेफ्टिनेंट 69 को दिखाया गया है एंड उसे बताता है कि तुम्हारे मास्टर या फिर लेफ्टिनेंट सासे किबे को उसी ने खत्म किया था अपने इस एनर्जी ब्लेड के साथ। एंड इसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर आ जाते हैं मास्टर एंड मास्टर को देखकर ये बंदा ओ जो होता है वो काफी ज्यादा हंसता है एंड वो कहता है कि मेरा काफी लकी दिन है कि अब वो उसी के दोस्त की बैंकाई पावर से अपने मास्टर को ही खत्म करेगा। एंड ये बैंकाई पावर किसी और की नहीं, सासे किबे की होती है,
जिसको वो यूज करता है एंड इस बार वो पर्पल कलर की होती है। पर्पल कलर की ये ब्लेड काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे आज तक मास्टर भी नहीं बच पाए थे। एंड इसी के साथ ही हमें मास्टर एजी साई को दिखाया गया है जिसका नाम यामामामोतो है एंड यही है जो कि अपने जवानी में कुछ ऐसे दिखते थे। खैर सासेकिबे को दिखाया गया जो कि जवान है एंड ये स्टोरी एकदम प्रीवियसली चल रही है, यानी कि मेन टाइमलाइन से हटकर ये एकदम पास्ट में जा चुकी है स्टोरी, जिस पर हमें दिखाया गया है कि यहाँ पर जो उनका स्टूडेंट सासेकिबे है वो एक्चुअली में उन्हें बंकाई पावर दिखाना चाहता था अपनी। तो यहाँ पर वो अपनी एक बैंकाई पावर का यूज करते हुए अटैक करता है मास्टर एससीजी या फिर कोई यामामामोतो पर एंड इसके बाद उनके माथे पर 2 कट लग जाते हैं जो कि परमानेंट स्कार होगा, जिस पर वो कहता है कि सच कहूं तो ये एक स्कार मेरे लिए सम्मान की बात होगी और अब से मुझे जूजी साई बोला करेंगे सब लोग, जिस पर वो कहता है ठीक है मास्टर। एंड इसके बाद हमें एक चीज और बताई जाती है कि इसका जो बैंकाई है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है एंड सासेकिबे का ये जो बैंकाई पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये बात लेफ्टिनेंट भी जानते थे। इसके बाद वो कहता है कि मास्टर शायद आपको वहां से हट जाना चाहिए एंड एक काफी बड़ा धमाका होता है जिससे चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। सब लोग को लगता है कि मास्टर मर गए, लेकिन यहाँ पर मैं इस बंदे को दिखाया गया जिसके रिएक्शन से पता चलता है कि जो सासेकिबे की बैंकाई थी अब शायद इनके ऊपर काम नहीं करती एंड मास्टर इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि एब्सोल्युटली तुम इतने ज्यादा वीक तो नहीं हो और इतना ज्यादा ये बैंकाई भी वीक नहीं था, जिसके बाद वो उसे उसी की आग में जला देते हैं। मास्टर अपनी आग में जला देते हैं उसे एंड वो कहते हैं कि एक काफी अच्छी फेयरवेल थी तुम्हारे लिए एंड ये कहकर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं और ज्यादा टेंशन मत लो, जाकर दूसरों को संभालो। एंड इस आग को देखकर सभी के सभी बंदे मतलब जितने भी कैप्टन्स होते हैं सबके अंदर एक जोश सा भर जाता है, सब लोग एक बार दोबारा खड़े हो जाते हैं एक फाइट के लिए, एक इस चीज के लिए कि अब उन्हें इस फाइट को जीतना ही होगा क्योंकि मास्टर भी इस फाइट पे उतर चुके हैं। पर एक क्वींसी बोलती है कि तुम लोग कुछ समय पहले तो ऐसा लग रहा था कि मर जाओगे, लेकिन अगले ही सेकंड तुमने उस व्यक्ति को देखकर ऐसा कुछ प्रिटेंड किया है मेरे लिए भी काफी ज्यादा नया है। और इस चीज को देखने के बाद दिखाया गया है कि उनकी जो स्पिरिचुअल प्रेशर है वो काफी ज्यादा मतलब बहुत भारी वाली है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है हमारे अंधे पे काना राजा को जो कि फाइट वापस से स्टार्ट करता है एंड वो कहता है कि तुमने मेरे अखियों पे जो गोली मारी है इसका बदला मैं जरूर लूंगा। यहाँ पर मैं यावॉच को दिखाया गया है जो कि बहुत गंदी वाली पिटाई करता है न्यू कैप्टन्स की एंड वहां पर उतर पड़ते हैं हमारे मास्टर जो कि उसे छोड़ने के लिए बात कहते हैं एंड यावॉच उनकी तरफ देखता है एंड एपिसोड बूम। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड आज रात के वेट करना क्योंकि मैं वहां पर लेके आऊंगा चैनसॉ मैन का एपिसोड शायद 5 है जो कि आप लोग को देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। जो मेरा न्यू चैनल है उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। ब्लीच एपिसोड 6 यहाँ पर मैं बता दूं कि भाई ये फाइटिंग एपिक है। यहाँ पर सच बताओ तो कैरेक्टर सेना पे धोखा हुआ है। खैर यहाँ पर मैं एपिसोड की स्टार्टिंग से ही उरायू को दिखाया गया है जो कि अपनी हिस्ट्रीज को पढ़ रहा होता है, यानी क्वींसीज की हिस्ट्री, जहाँ पे क्वींसी की हिस्ट्री पढ़ने के दौरान ही उसे एक ऐसा पेज मिलता है जो कि दोनों ही तरफ से चिपकाया हुआ था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये यावॉच का यंगेस्ट फॉर्म है। वहां पर हमें दिखाया गया मास्टर को जो कि फाइट करने के दौरान ही बस इतना ही कहते हैं यावॉच को कि काश मैंने ये सा काम 200 साल पहले ही निपटा दिया होता, तो आज तुम यहाँ पर खड़े होकर मुझसे फाइट करने नहीं आते। और एक्चुअली में बात हो रही होती है कि जो इनकी पहली पुरानी फाइट हुई है उस दौरान अगर मास्टर ने यावॉच को खत्म कर दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है जितने भी मास्टर्स होते हैं या फिर कोई कैप्टन्स होते हैं वो एक्चुअली में फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि इन दो के बीच में बात होती है कि हमारा मास्टर तुम्हारे मास्टर को काफी इजीली बीट अप कर देगा, जबकि कैप्टन कहता है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके बॉस को खत्म करेगा। तभी 3 लोग हमला करते हैं मास्टर के ऊपर, लेकिन मास्टर अपनी बैंकाई पावर का यूज करते हुए उसे खत्म कर देते हैं। और इस चीज को कैप्टन्स तो देखते हैं, इवन क्वींसीज भी देखते हैं, जिस पर कैप्टन कहता है लगता है ये ओल्ड मैन ने स्टार्ट कर दिया है। और इस चीज को आसपास जितने भी खड़े कैप्टन्स हैं वो सब के सब निहार रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसा ये लोग कहते हैं। एंड इसके बाद एक फाइट स्टार्ट होती है जिस पर यहाँ पर खड़ा क्वींसी कहता है योर मैजेस्टी आप ऐसा ना करें, ये पावरफुल है
और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर यमवॉच के सामने मास्टर कहते हैं चलो इसे खत्म करें। 200 साल पुरानी जो चीजें हुई थी हम एक बार वापस दोहराएंगे। और हमें वही पास्ट का सीन दिखाया गया है, जिसके बाद हमें दिखाया गया कि अचानक से पूरा मौसम साफ हो जाता है और काफी ज्यादा मात्रा में गर्मी बढ़ जाती है। यानी कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली में बैंकाई पावर का यूज ऑलरेडी मास्टर कर रहे होते हैं। इस चीज को एहसास होता है कैप्टन को, जिसकी उन्हें होस्टों पर क्रैक महसूस होते हैं अपने। जहाँ किसी लड़की को उसके चेहरे पर रूखा रूखा सपन महसूस होता है, जिस पर वो कहती हैं कि ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि तुमने इस पावर का ज्यादा यूज किया तो पूरी धरती तबाह हो जाएगी, यानी कि शिनगामी की धरती। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो रहा होता है और ये भी इवेपोरेशन काम हो रहा होता है इस बैंकाई की वजह से। और ये वॉच समझ जाता है कि एक्चुअली में ये बैंकाई ही है, जिसकी वजह से ये स्वॉर्ड तो चेंज नहीं हुई है लेकिन स्वॉर्ड की पावर बढ़ चुकी है। और ये बैंकाई काफी साल पुरानी है। और ये चीज बोलते हुए वो कहता है कि तुम्हें शायद भूल चुके हो, ये 1000 ईयर एगो ये बैंकाई तुमने देखी थी, लेकिन अब तुम्हें शायद याद नहीं। और यह वॉच उसके कुछ भी न कहते हुए इनके बीच में एक फाइट होती है। इस फाइट को देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि मास्टर जो होते हैं, क्योंकि उनके एक ही वार पे आधे से आधी धरती फट जाती है और ये पावर काफी ज्यादा कमाल की थी। एक सेकंड को तो ऐसा भी लगा था कि मास्टर ने यह वॉच को वहीं पर खत्म कर दिया, लेकिन यह वॉच भी काफी इजीली डॉज कर लेता है। एक स्पॉइलर दे देता हूँ, एक्चुअली में ये यह वॉच है ही नहीं। खैर, यहाँ पर मैं बता दूं कि यह वॉच जब फाइट कर रहा होता है तभी उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और इसी का मास्टर कहते हैं कि अब तुम सब के सब मरोगे, जो काम मुझे 1000 ईयर पहले कर देना चाहिए था। और 1000 ईयर पहले भी मैंने कई लोगों को मारा था और अब वापस से वही स्टोरी दोहराई जा रही है। अब यहाँ पर काफी सारे हड्डियों के ढांचे होते हैं जहाँ पर फाइट कराई जा रही होती है और ये सारी चीजें पास्ट और प्रेजेंट दोनों को लेकर चल रहे होते हैं, यानी कि पास्ट की फाइट और प्रेजेंट की फाइट दोनों एक साथ ही हो रही हैं। जिस पर मास्टर कहते हैं कि तुम तो गए जानो ताची वेस्ट संची काकोई। यहाँ पर ये लोग फाइट करते हैं। खैर, यहाँ पर में दिखाया गया कि ये स्पिरिचुअल प्रेशर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि इसकी वजह से आसपास खड़े सभी लोगों को ये महसूस होती है और ये एक हीट होती है जो कि लावा बनकर निकल रही होती है। और यही चीज क्विंसी एम्पायर के बारे में भी बताया गया है, मानी उसकी डायरी में बताया गया है। तो उरायू ये सारी चीजें पढ़ रहा होता है एंड उसे एहसास होता है एक्चुअली में इचिगो जो है वो सोल सोसाइटी से बिलोंग ना करते हुए भी एक सोल रीपर है और इस चीज के बारे में वो पढ़ता है। उरायू एक चीज और कही थी कि वो हेलोस एंड आर्कनार्स की कभी भी मदद नहीं कर सकता। एक क्विंसी एग्जिस्ट करता है लेकिन डिस्ट्रॉय हॉलोस को भी करता है वो, और इनकी कुछ पावर की लिमिटेशंस भी हैं। और इसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये एक स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि मास्टर के पैरों के नीचे एक लावा सा बन जाता है और यह वॉच इस पावर को रोकने के लिए अपनी एरोज बनाता है, क्योंकि हमारे पता है कि क्विंसीज जो होते हैं वो एरोज ही बनाते हैं लगभग कुछ कंडीशंस पे। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों की एक जबरदस्त फाइट हो रही है एंड मास्टर कहते हैं कि हमें लगता है कि अब यह फाइट खत्म करने का वक्त आ चुका है। यहाँ पर वो जो यवॉच होते हैं एक ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट करता है जिसे कोई भी भेद नहीं सकता, लेकिन ये करना मास्टर के लिए बच्चों का खेल था। उन्होंने बस अपनी स्वॉर्ड को जमीन पर गड़ा दिया, जिससे काफी सारे मात्रा में वहां से स्केलेटन्स निकलने लगे। यानी स्केलेटन्स को देखकर यह वॉच की फट जाती है तशरीफ। खैर, यहाँ पर ये इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखता है, स्केलेटन्स को देखता है, जिसकी वजह से वो सोचने पड़ जाता है कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है और वो सभी के सभी उसे उसके पुराने दोस्तों की तरह ही क्यों दिख रहे हैं। एक्चुअली में जो 1000 साल पहले फाइट हुई थी क्विंसीज के बीच में, उस दौरान ही उसके कुछ दोस्तों को झलक दिखलाया जा रहा है, क्योंकि झलक दिखला जा। खैर, यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितने भी लोगों की बैंकाई पावर अभी तक तुम लोगों ने चुराई है, ये एक तरह से मेरे अंडरस्टैंडिंग में आ चुकी है कि तुम लोगों ने अभी तक उन बैंकाई पावर्स को चुराया है, ना कि यूज किया है फिलहाल तो। और ये बात सच भी है, क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ चुरा कर ही यूज करने की कोशिश करी है। वो खुद के ऊपर उन्हें अप्लाई नहीं कर सकते, जिससे वो खुद भी एक सोल रीपर की तरफ फाइट कर सके अपनी बैंकाई पावर के साथ।
इवन वो एक मशीन का यूज करते हैं उस बैंकाई पावर को यूज करने के लिए। तो वो उनके अंदर नहीं है बल्कि वो इस मशीन के अंदर है। एंड यहाँ पर वो कहता है यह वॉच तुम इस पेनफुल में जिंदगी में जीते ही रहोगे और इसमें कोई शक नहीं। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि तुम मुझे हेट भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इन सभी चीजों के वजह से काफी ज्यादा सफर करोगे। और यहाँ पर ये मास्टर बोलते हैं और इनका पुराना फॉर्म भी दिखाया गया है और उन्हीं के साथ नया फॉर्म भी। और वो कहता है कि जितने भी सोल रिपर्स मरे हैं उन सब का बदला मैं लूंगा। तेरा दादा का फैजल का सबका बदला लेगा तेरा फैजल, आई मीन मास्टर। खैर यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि दोनों ही फाइट काफी ब्रूटली होती है, जिस पर मास्टर अपनी बैंकाई थांगचाई खाइजिन का यूज करते हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हमें पता चलता है कि यह वॉच कट के वहीं पर गिर चुका है और बारिश होना चालू हो चुकी है। मतलब इतनी उमस के बाद अब बारिश देखने को मिली है। फाइनली यहाँ पर जो यह वॉच होता है कट के गिर जाता है और यहाँ पर अब उससे समझ में आता है कि एक्चुअली में यह वॉच मास्टर से इतना ज्यादा फट क्यों रही थी उसकी, क्योंकि वो स्क्वाड 1 ब्रैक्स की एक मेमोरीज या फिर कहूँ वहां पास से कब्र टाइप की कुछ तो चीजें निकलती हैं जो कि हमें एक फ्लैशबैक में लेकर जाती है और उसी के साथ मास्टर उकिकाबे नाम से पुकारते हैं और वो भी काफी जोर से। यहाँ पे हमें अब समझ में आता है कि रियल का यह वॉच जो है वो एक्चुअली में पीछे खड़ा है और ये तो बस एक छोटा सा प्यादा था जो कि उसका वेश रखकर फाइट कर रहा होता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मास्टर जब कभी भी आएंगे फाइट के लिए वो एक्चुअली में अपने साथ बैंकाई लेकर ही आएंगे। तो हमें दिखाया गया है द वन स्क्वाड ब्रैक को एक्चुअली में यहाँ पे सेंट्रल अंडरग्राउंड ग्रेट प्रिजन होती है जहां पर ये फर्स्ट टाइम मिले थे। और इस बात को सुनकर मास्टर भी शॉक में होते हैं क्योंकि वहां पर सोसुके आइजन होता है। अब ये जो सोसुकेन होता है वो यवॉच से मिलकर काफी बातें करता है। एक्चुअली में ये लोग अटैक करने वाले होते हैं और ये लोग चाहते हैं कि आइजन उनके साथ रहे क्योंकि उसका स्पिरिचुअल प्रेशर काफी अच्छा है एंड वो फाइट में काफी अच्छी तरीके से आ सकता है। और यहाँ पर वो कहता है कि जब वो चाहे तो तुम्हें खत्म भी कर सकता है और वो चाहेगा क्वींसी क्वीन बनकर एक वंडरिच के साथ जुड़ जाओ तुम, और सोल सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करना ही हमारा गोल रहेगा। और अगर इसका आंसर तुमने नो दिया तो मुझे जहां तक लगता है कि मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। अभी इसके कहने के बाद ही वो वहां से जाने लगता है और कहता है कि एक वाइज चॉइस को चूज करोगे तुम, मुझे ऐसा ही लगता है। एक्चुअली में डिसीजन की बात है। खैर अब प्रेजेंट में हमें दिखाया गया है कि जो हमारे मास्टर है वो थोड़े से शॉक में होते हैं। अब यहाँ पर उसका नाम लिया गया होता है मास्टर का शिगेकुन एंड यहाँ पर मास्टर जो है वापस से बैंकाई का यूज करते लगते हैं। यह वॉच जो होता है वो उसी टाइम पे स्टिल कर लेता है मास्टर की बैंकाई को और वो कहता है कि अब तुम शायद किसी भी ऑर्डर देने के काबिल नहीं रहे यामामोतो। और ये कहने के साथ ही इनके साथ एक बीच में फाइट होती है और अब एक बार फिर से एनर्जी ब्लेड टाइप की चीजें निकालता है यह वॉच जो कि इसकी पावर से ही बनी है और वो बहुत स्पीडली उस स्वॉर्ड को घुमाता है। अब यहाँ पे मास्टर जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि अब इससे फाइट करना एक बेवकूफ़ी होगी, लेकिन उन्हें फाइट करनी ही होगी क्योंकि विदाउट वो बैंकाई भी काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है एक अच्छी फेयरवेल होगी शिगेकुन यामामोतो। खैर अब मास्टर को दिखाया गया है जो कि वहीं पर खड़े होते हैं और ब्लड निकलता हुआ दिखाया गया है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। जो मेरा न्यू चैनल है राहुल व्लॉग नाम से, तो उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसमें न्यू व्लॉग्स डालता रहता हूँ। और फिलहाल मैंने रीवा से आदिलाबाद के सफर की व्लॉग डाली हुई है, तो आप लोग जाके जरूर देखें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। तो यार आज का जो एपिसोड है ना वो बहुत ही ज्यादा शानदार है, बॉर्न इन द डार्क। फाइनली हमें यहाँ पर एक काफी पुरानी यानी कि 200 साल पुरानी वाली चीजों को बताया गया है जब क्विंसीज ने अटैक किया होता है वापस से सोल रिपर्स के ऊपर। और ये स्टोरी होती है यहाँ पे 200 साल पहले जो 13 स्क्वाड्स होती हैं वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि वो किसी भी तरीके की मुसीबत को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार थी और उनके लीडर्स भी बहुत ज्यादा पावरफुल थे। एडीसी के साथ ही क्विंसीज की काफी अच्छी वाली मरम्मत की गई थी आज से 200 साल पहले। एडीसी सबके बीच में हमें मास्टर की रियल पावर भी देखने को मिलती है जो कि आज के डेट में वो एक रियल मास्टर है एंड इन सभी के बावजूद भी उन सबको मारने के बाद यानी क्विंसीज की लाशों के ढेर लगा देते हैं। एंड अब यह वॉच हंसता है कि फाइनली अब उसे फाइट करना होगा मेन लीडर्स के साथ।
अब यहाँ पर मैं बता दूं कि मैजेस्टी का गुस्सा शांत करने के लिए यावॉच के छाती पर एक जबरदस्त स्वॉर्ड घुसा दी जाती है, इसलिए कि जिससे मास्टर शांत हो सके। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शायद मास्टर पूरी की पूरी सोल सोसाइटी को ही खत्म कर सकते थे, क्योंकि उनका गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच चुका था। फाइनली सब लोग शांत होते हैं और अब एक पेंटिंग बनाई जाती है जिसमें हमें मैजेस्टी को आग पे जलते हुए दिखाया गया है। एक्चुअली में ये उनका भंका ही है। एंड यहाँ पर एक लड़का इन सभी चीजों को देखता है एंड हमें ये पता है कि ये कौन है। खैर, यहाँ पे मास्टर बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम्हें इस पेंटिंग को नहीं देखना चाहिए था, क्योंकि सोल सोसाइटी उस टाइम पे बहुत बड़ी क्राइसिस को फेस कर रहा था और वो शायद टाइम भी बहुत ज्यादा वर्स्ट टाइम था। और अब सीन प्रेजेंट में आता है एंड यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि हमारा ये जो मास्टर है, जो कि 200 साल पहले था, अब वो 20 से कट चुका है। एंड हमें पता है कि पिछले एपिसोड में जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखें और वो चीज दोबारा ना हो, इसलिए आखिरी बार में वो पेंटिंग दिखाई जाती है एंड सभी के सभी जो कैप्टन्स होते हैं उनके चेहरे पे एक अलग ही डर हो जाता है। एंड मैं बता दूं कि इसी डर का फायदा उठाते हैं क्वींसीज एंड उन पर अटैक करते हैं। अब हमें एक चीज तो पता थी कि यावॉच जो था वो एक्चुअली में मरा नहीं था, वो बस उनके पीछे आ जाता है एंड अब मार देता है मैजेस्टी को या फिर मास्टर को, जिसकी वजह से वो कहता है कि हे, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल थे ना, तुम्हें ऐसे नहीं मरना चाहिए था, मुझे लगा नहीं था। और इसके कहते कि वो उसका हाथ काट देता है और ये कहता है, यामामोतो, तुम वैसे भी फेल हो चुके हो, तुम्हारी आर्मी टूट चुकी है और अब हम तुम पर राज करेंगे। वैसे भी एक समय था जब मैंने तुमसे ये चीज कही थी, लेकिन आज भी तुम उस चीज को फॉलो नहीं करते। और इसके बाद हमें काफी ब्रूटल फाइट देखने को मिली थी। शायद उस ह्यूमन गर्ल को एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर हमें और भी बातें बताई जाती हैं कि एक्चुअली में तुम जानते थे कि तुम्हारी फाइट जो आइजन से हुई थी वो भी कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, लेकिन उस दौरान ही तुमने उसे कैद कर दिया, है ना। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये उसके सर पर पैर रख देता है एंड कहता है, याद करो जब तुम्हारी 13 स्क्वाड्स, जो कि एक पावरफुल या फिर ओरिजिनल स्क्वाड थी जिसने ये काफी भयंकर वाली मौत की तबाही मचा दी थी, वो एक सच्ची 13 स्क्वाड थी। अगर वो आज यहाँ पर होती तो शायद मेरे दुश्मन मेरे साथी भी नहीं टिक पाते फिर से, और हम एक नई मुसीबत और एक नई हार के साथ वापस लौटते। लेकिन ये 13 स्क्वाड्स को जिनको तुमने ट्रेन किया वो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं निकले, जिसके बाद तुम इन सभी चीजों से इतने ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं हो। अपने जस्टिस और प्राइड के लिए तुमने काफी कुछ गवा दिया, बस इसलिए कि तुम्हें उन सभी चीजों की काफी ज्यादा परवाह थी, लेकिन तुम्हें अपने प्राइड की उससे ज्यादा परवाह थी। और अब सोल सोसाइटी इस चीज को जरूर देखेगा। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि पूरी जगह जो होती है ब्लू हो जाती है, क्योंकि ये पावर क्वींसीज की होती है और क्वींसीज के मास्टर ने एक जबरदस्त आग डाली होती है, जिससे वहीं पर उसकी पूरी बॉडी जल जाती है। एंड यावॉच के ऑर्डर पर कि सभी सेनाओं को यहाँ पर बुला लिया जाए, तो जितने भी कैप्टन्स होते हैं वो अपने हाथों को जमीन पर रखते हैं, जिसकी वजह से एक पोर्टल ओपन होता है एंड उन पोर्टल से काफी बड़ी सेना निकलती है, जिसे देखकर ये लोग सभी घबरा जाते हैं कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। अभी तक तो ये कैप्टन्स ही हम पर भारी पड़ रहे थे और अब उनके साथ में जितने भी सेना है वो भी आ चुकी है, यानी कि ये एडवांस सोल्डेट है। और यहाँ पर हमें एक सोल्जर्स की फाइट दिखाई गई है, जो कि यहाँ के सोल रिपर्स से इतने ज्यादा ताकतवर थे कि उन्हें चुटकियों में ही खत्म कर सकते थे, और ऐसा होता भी है क्योंकि ये तबाही रुकने वाली नहीं थी। इसके बाद हमें समझ आया जाता है कि ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तभी इचिको को दिखाया गया है, जो कि अभी भी काफी ज्यादा सफर कर रहा होता है उस पोर्टल के अंदर। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि सभी के लोगों की लाशें बिछी पड़ी है एंड ये सब चीजें वो सोच रहा होता है और वो कहता है डोंट डिसअपियर। इसके बाद हमें एक स्लैश दिखाया गया है, जहां के अंदर ही एक काफी बड़ा मतलब जो पोर्टल होता है वापस से ओपन होता है, जिस पर ये बंदा कहता है, फाइनली अब तुम आ चुके हो, अब हमें जो चाहिए वो मिल के रहेगा। और हमें यहाँ पर दिखाया गया कि एक बंदा बोलता है, हे तुम हो कौन, और वो बंदा वहीं पर खत्म। समझ लो गाइस कि मतलब इचिको इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर को सभी लोग देख रहे होते हैं, क्योंकि इचिको की जो स्पिरिचुअल प्रेशर थी वो इतनी जबरदस्त थी कि कोई भी उसे मतलब समझ सकता था, मतलब दूर से ही समझ जाता। एंड इवन इस चीज को क्वींसीज के अलावा सोल रिपर्स भी देखते हैं कि ये एक्चुअली में इचिको है। इचिको कुरोसाकी बाहर उड़ते हुए सिर्फ एक ही चीज को देखता है, रुकिया सेफ है कि नहीं।
एंड बाकी जो क्वींसीज गर्ल थी या फिर और भी जो मेंबर्स थे वो बस मतलब तुम समझ लो यार कि क्या ही ब्रूटल फाइट हुई होगी। यहाँ पर हमें दिखाया गया है जिस पर वो मास्टर से मिलता जाके अपने कैप्टन से, जिस पर वो सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि रुकिया और रेंजी कैसे हैं, दोनों ही सेफ होते हैं। इस बात की खुलासा इचिगो खुद ही करता है और 13 स्क्वाड अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। अब कोई कमेंट मत करना कि अभी वो बचे हुए हैं। हाँ मुझे पता है वो बचे हुए हैं, लेकिन उनकी पावर्स भी इतनी ज्यादा नहीं रह गई कि अभी वो फाइट करने के काबिल हो। खैर इचिगो जो होता है वो बोलता है कि एनिमी कहाँ पर है। डायरेक्टली उसके 1-on-1 फाइट देखने को जबरदस्त मिल सकती है अपने को, जिस पर कैप्टन बस इतना ही कहते हैं कि सो फॉरगिव मी, और अब तुम यहाँ से जा रहे हो, वैसे भी मेरा अंतिम समय आ चुका है इचिगो कुरोसाकी। ये कहते ही इचिगो वहां से जाने लगता है, लेकिन इसका स्पिरिचुअल प्रेशर इतना ज्यादा पावरफुल था जैसे कि हमारे मास्टर का था, जिसके बूंदें एकदम इवेपोरेट होती है। एंड या वॉच इस चीज को देखता है एंड वो कहता है ये पावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ऐसा तो लगता है कि ये मास्टर की ही पावर है, लेकिन इचिगो तुम मेरे सामने खड़े हो। यहां पर इचिगो का एक ही सवाल होता है, क्या तुम ही हो जो कि मेरा एनिमी है। यहां पर दोनों के बीच में एक काउंटर फाइट देखने को मिलेगी। यहां पर हमें सोर्ड को दिखाया गया है जो कि पूरी तरह से वैनिश हो चुका है। एंड ये बात जो होती है पिछले एपिसोड कुछ पिछले सीन्स की है। इचिगो काफी जोर से चिल्लाता है एंड इसकी पावर लेवल इतनी ज्यादा मतलब कमाल की पावर देखने को मिलती है अपने को। और ये हिस्से देखने के बाद मुझे बस एक ही चीज लगता है, कामेहामेहा। खैर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इचिगो है वो हार चुका है एंड अब इसके गर्दन पर चाकू घुसा चुका है, स्वॉर्ड जो है घुस चुकी है। ये वॉच कहता है कोई बात नहीं, इसे कैसल ले चलो, हम इसे वापस से जिंदा करेंगे। तभी इचिगो का हाथ हिलने लगता है और इचिगो अपनी स्वॉर्ड को उठाता है, जबकि ये वॉच उसे देखता है और कहता है व्हाट, ऐसे कैसे हो सकता है, इसके पास ब्लू वेन्स है और ब्लू वेन्स इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो किसी भी चीज को कटने ही नहीं देती है। ये एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसी होती है। इचिगो वापस से खड़ा होता है एक नई फाइट के साथ। यहाँ पर वो उस पर अटैक भी करता है यह वॉच, लेकिन उसे काफी इजीली हैंडल करता है। यह वॉच देखता है कि अभी अभी जिस जगह पर उसकी तलवार लगी थी वो वापस से हील हो चुकी है और वहां पे ब्लू वेन्स दिखने भी लगती हैं। यहाँ पर यह वॉच बताता है तुम शायद वहां पर रहे होगे जहां पर हमें तुमने कैद किया था। अब यहाँ पर तुमने उस ऑर्डर को डिस्ट्रॉय तो कर दिया, लेकिन उसका स्पिरिचुअल प्रेशर क्विंगलिंग को तुम्हारे अंदर ही चला गया, जिसकी वजह से तुम्हें ये ब्लू वेन्स की पावर मिल गई है। और मुझे नहीं लगता कुरोसाकी कि अभी तुम्हें कोई मारना चाहेगा, और क्योंकि तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो तुम्हें ऐसा रख पाना भी हमारे लिए मुश्किल होगा। और इचिको को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती एक्चुअली बोल क्या रहा है बंदा। यहाँ पर वो कहता है मुझे लगता है तुम्हारी मॉम एक्चुअली में वो एक क्वींसी ही थी। यहाँ पर वो सारी फ्लैशबैक्स उसे याद आती है और यहाँ पर वो एक चीज और पता चलती है कि इसीलिए शायद इसे ये पावर मिली थी और अब इसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक होता है ये वॉच के थ्रू। एंड इस अटैक को वो कहता है कि अब तुम्हें जाना होगा, तुम्हें यहाँ से मरना होगा, क्योंकि तुम अगर रहे तो हमें यहाँ पर कुछ भी करने को मौका मिलेगा ही नहीं, तुम मास्टर जितने ही पावरफुल हो चुके हो। अब इसके बाद हमें दिखाया गया कि एक ब्रूटल फाइट को यह वॉच फिर भी उसे हरा देता है जब ही उसे समझ आता है कि उनकी जो वर्किंग टाइम लिमिट थी वो खत्म हो चुकी है और अब उन्हें यहाँ से चलना होगा। और इसके बाद ये लोग वहां से निकलने लगते हैं, सभी को ऑर्डर मिल जाते हैं कि वहां से चलो। एंड सभी लोग स्केप करते हैं, जिस पर इचिको कहता है कि तुम स्केप नहीं कर सकते हो ये वॉच। एंड ये वॉच इसकी बात सुनता भी है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, अभी तुम जाके हील करो अपने वाउंड्स को। इचिको कहता है आई सेड स्टॉप मींस स्टॉप। तभी वो अटैक करता है, उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड तो वहीं पर टूट चुकी है और ये टोड़ी होती है उसके साथी ने या वॉच के। इचिको बहुत ज्यादा शॉक में होता है कि उसकी स्वॉर्ड कोई कैसे तोड़ सकता है। वॉच के हमें आखिरी शब्द सुनाए जाते हैं, माय सन बोर्न इन डार्क। एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, जो मेरा न्यू व्लॉगिंग चैनल है राहुल व्लॉग करके, प्लीज जाके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू। एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें शिनोबी स्टार प्रोजेक्ट को दिखाया गया है। यहाँ पर मैं बता दूं कि सभी लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। एक्चुअली में यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से ये लोग बिता पा रहे हैं उस दिन को। ये लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ कि ये सब लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। एंड इस चीज़ को देखकर इन लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ बैठ चुकी थी कि इन्हें बदला लेना है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इनकी फीलिंग से इनकी ताकत अब बन रही होती है।
सब लोग इसी चीज़ के लिए डिस्कशन कर रहे होते हैं कि अभी जिस भी चीज़ों की मतलब फिर कहूँ जिन भी लोगों के अंदर थोड़ी बहुत जान बची है उनको बस कैसे भी करके रिकवर करना है। एंड इस रिकवर के लिए उन्हें कुछ भी करना हो वो करेंगे। एंड यहाँ पर हमें सिर्फ दिखाया गया इचिको को, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होता है। एंड वो ओरियामे और इनोई साडो इन सब के लिए थोड़ा सा टेंस्ड होता है, क्योंकि उसने वहाँ ही छोड़ दिया था, यानी जे के सामने। लेकिन जे अब फिलहाल नहीं रहा। खैर इचिको अब रुकिया की तरफ देखता है एंड रुकिया भी उसकी तरफ देखती है। दोनों ही के बीच में सिर्फ एक ही डिस्कशन होती है कि इन दोनों को ही काफ़ी लंबे समय से क्रिटिकल कंडीशन में रखा गया है, क्योंकि ये लोग बहुत लंबे समय से इनकी मतलब हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। रुकिया की थोड़ी आँख खुलती है, जिस पे वो इचिको से बात करने की भी कोशिश करती है। फाइनली दोनों ही एक दूसरे से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रुकिया और उसके साथ खड़ी लड़की एंड ये दोनों के बीच में एक ही डिस्कशन होती है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रस्ट है और इस ब्रस्ट सिचुएशन से अभी तक हम लोग उभर नहीं पाए हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉबेबली है कि हम लोग और भी ज़्यादा टिके हो सकते हैं या फिर कहूँ हार सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड भी टूट चुकी थी, या फिर कहूँ इचिको की स्वॉर्ड, जो कि उसे बहुत ज़्यादा प्रिय थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एनिमी ने इन्हें हर तरीके से डिस्ट्रॉय किया होता है, यानी कि सोल सोसाइटी को। सोल सोसाइटी हर तरीके से डिस्ट्रॉय होने के बावजूद भी खुद को खड़ा होने करने की कोशिश कर रही होती है। सब लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो किसी न किसी तरीके से वापस से रिगेन करेंगे अपने कॉन्शियसनेस को एंड वापस से फाइट करेंगे। यहाँ पर मैं किसी दूसरी चीज़ की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं अपने मास्टर की, जहाँ पे उनको उनकी ही बॉडी नहीं मिल चुकी है अभी तक, या फिर मास्टर की बॉडी अभी तक ना मिलने का कारण ये भी है क्योंकि वो 2 टुकड़ों में बढ़ चुके थे। फाइनली वो अपनी ग्रेवयार्ड पर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी बॉडी वैपिश हो गई हो या फिर क्विंसीज उनकी बॉडी को ले गए हों। फिलहाल तो हम किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करने की बिल्कुल भी हालत में नहीं है। तो ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक नए बंदे को बुलाएंगे। एंड यहाँ पे जैन पाक और टूजो को फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ वही ये स्वॉर्ड जो कि अपने ही स्पेशल प्रेशर से टूट चुकी है एंड इचिको इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दुखी है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड इसके पहले भी इस तरह की डैमेजेस झेली थी। जिस पर वो बताता है इस बंदा कि उसने स्वॉर्ड को सिर्फ अपग्रेड किया है, ना कि डिस्ट्रॉय करने के बाद वापस से उसे रीजनरेट। तो यहाँ पर वो बताता है कि हमें एक नई स्वॉर्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर कहूँ नए स्वॉर्ड को फॉर्जिंग करना पड़ेगा, या फिर कहूँ कि इसको ही फॉर्ज करके वापस से लाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है कि सभी के सभी जो कि मास्टर रह चुके हैं या फिर कहूँ लीडर रह चुके हैं, लीड करने के लिए उन्होंने एक और चीज़ को बुलाया है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है स्क्वाड 0 के बारे में। एक्चुअली में ये स्क्वाड 0 बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड ये स्काई पे रहती है, ऐसा समझ लीजिए कि एक एंजल टाइप में, जो कि हमारे यहाँ के 13 स्क्वाड्स के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं एक्चुअली में, क्योंकि ये जो दीवारें खड़ी की गई हैं ये छोटे मोटे प्रोटेक्शंस या फिर इमरजेंसीज़ के टाइम पर इनकी प्रोटेक्शन करती है। लेकिन अब हमें पता चलता है कि 13 स्क्वाड्स को यही लोग चुनते हैं जो कि स्काई से आने वाले हैं। एंड ये नॉर्मली प्रोटेक्शन के लिए होती है, वॉल्स जो होती है नॉर्मली प्रोटेक्ट करती हैं उन्हें। तभी यहाँ पे आसमान से एक काफ़ी बड़ा पिलर आके गिरता है एंड इस पिलर के अंदर से निकलता है स्क्वाड 0। यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्क्वाड 0 ना एकदम कार्टून टाइप में है। स्क्वाड 0 की जो कंसिस्टेंसी है टोटल उसमें 5 मेंबर्स हैं एंड इस टोटल 5 मेंबर्स में भी ये सब लोग चुनते हैं 13 लीडर्स को, जिसमें 13 स्क्वाड मेंबर्स होते हैं। एंड हर लीडर्स यहाँ पर मैं बता दूँ एकदम जोकर टाइप में। इस एजी को देखकर सोचता है कि ये सच में क्या ये लोग स्क्वाड 0 से हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। जिस पर हमें पता चलता है कि ये इनके टीचर्स भी रह चुके हैं, जहाँ पे इन्होंने हीलिंग टेक्निक एंड बाकी और भी चीज़ें टेक्निक्स भी सिखाई हुई हैं इन्हें। यहाँ पर इनका एक मेन लीडर भी होता है जो कि इचिको कुरोसाकी को देखकर थम्स अप करता है एंड हमें पता चलता है कि उसने इचिको कुरोसाकी को ही चुना होता है अपना लीडर। एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो और भी लीडर्स को चुनते हैं। एंड हमें पता चलता है कि 4 और मेंबर्स जो कि घायल हो चुके हैं उन्हें भी इस 13 स्क्वाड्स के लिए चुना गया है। उनका मेन लीडर जो होगा इचिको होगा, क्योंकि इचिको का लड़ने का प्रोस्पेक्ट जो है वो कुछ अलग है, बाकी इन तीनों का प्रोस्पेक्ट जो है वो अलग है। यहाँ पर सभी लोग को ऑब्जेक्शन होता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हमें कुछ एक्सपीरियंस बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो 13 बैक या फिर 13 स्क्वाड्स मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये तो भी छोटे बच्चे हैं, इन्हें लीडिंग करना या कुछ भी करना आता नहीं है। जहाँ पे इचिको के बारे में भी सब लोग यही चीज़ कह रहे होते हैं, जहाँ पे हमें भी इचिको के कुछ अदर के बारे में पता चलता है प्रोटेक्शन चीज़ के लिए, क्योंकि उसे इन सभी चीज़ों से मतलब नहीं होता। इचिको को जो चीज़ लोग फिर जो को पसंद है एक्चुअली में इनोए और ये सब लोग बहुत ज़्यादा पसंद है,
इसलिए वो उनकी ही प्रोटेक्शन के लिए इन सभी चीज़ों के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनका डेस्टिनेशन भी उनका अस्तित्व भी सोल सोसाइटी से ही बिलोंग करता है। जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। एक्चुअली में वो उन्हें पावरफुल भी रखना चाहते थे। यहाँ पे कुछ चीज़ें उड़ाहारा जो होते हैं उन्हें नहीं बताते एंड वो बताते हैं कि अभी तुम जाओ इनके साथ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं बता सकते। यही चीज़ साड़ो भी पूछता है एंड वो चीज़ उसे बताते हैं कि श्योरली एक दिन आएगा जब वो हमें बताना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं। यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि इचिगो जो है ना, वो अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जानने के लिए इन्हीं के साथ जाने वाला है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, हम तुम्हें ट्रेन करेंगे। हाँ, तुम्हारे स्वॉर्ड को भी रिफॉर्ज करके उसे भी हम लोग ठीक करेंगे, बिल्कुल एक ओरिजिनल स्वॉर्ड की तरह। इचिगो इन सभी बातों को सुनता है एंड वो एक्सेप्ट करता है कि वो उनके साथ जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से कुकाकू शिबाइजा करके एक जगह होती है जहाँ पर ये लोग सो को वापस से भेजा जाएगा उस जगह पर। इचिगो कहता है कि यहाँ पे कोई सीट बेल्ट वगैरह नहीं है क्या। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया है यहाँ पे 3 मेंबर्स को जो कि आपस में बात करते हैं। एक टाइप का फ्लैशबैक है जहाँ पर हमें दिखाया गया है गो बैक टू कुकाकू ग्रेट ट्रेनिंग एंड ऐसा बोलकर यहाँ से ये बंदे निकल रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया इचिगो को जो कि वहाँ के ज़ीरो स्पॉट के आसमान वाले घर पर पहुँच चुका होता है एंड इस चीज़ को देखकर वो बिल्कुल ही शॉक में होता है कि हो क्या रहा है यहाँ पर। ये जगह तो बिल्कुल एक जन्नत जैसी है एंड इस चीज़ को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि वो ऑर्डिनरी सोल रीपर से थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है एंड इसके बाद वो बताता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले तुम तैयार हो जाओ, खुद को तैयार कर लो। इसके बाद वो पूरी जगह को देखने लगता है एंड वो उस मन में सोच रहा होता है कि वो क्या सच में इस चीज़ के लायक है या फिर एक न्यू ट्रेनिंग के लिए। तभी वहाँ पे एक लेडी होती है जो कि उसे बताती है, इचिगो कुरोसाकी, तुम्हारा हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, लेकिन हाँ क्विंसीज जो है इवनली बहुत ज़्यादा ग्रेट ईविल है, तो तुम्हें उनसे फाइट करने के लिए अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत रखना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हो तो हो सकता है आगे चलकर तुम्हें तुम्हारा ही दोस्त ख़त्म कर दे। एक्चुअली में ये सिर्फ एक हिंट था जो कि मैं तुम्हें सिर्फ हिंट के रूप में ही बता रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझिएगा। खैर यहाँ पर हमें एक चीज़ और पता चलती है कि ये सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे, उसके पहले यहाँ पर एक लोग नहाने के लिए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे हॉट टब होता है, वहाँ पर ले जाके ये लोग तैयार नहा दे हो रहे होते हैं, रेटू ग्रेटर पैलेस करके बोलता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं एंड जिस पर वो कहता है कि ठीक है, यू विल बी फर्स्ट गोइंग टू माई कैरिडिन, तुम मतलब मेरे साथ चलोगे। एंड यहाँ पर वो उसके पूल में जाके नहा रहे होते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया गया कि इसके स्पिरिचुअल प्रेशर को ठीक करने के लिए ही मास्टर को लीडर को वहाँ पे डाला गया है। एंड इसके बाद वो बताता है कि वो जो हॉट स्प्रिंग दिख रहा है बगल में, हाँ ब्लड हेल टाइप का, वो बताता है हाँ एक्चुअली में वो लावा है टाइप का ये चीज़ है, और वो मास्टर को उठा के उसी में फेंक देता है। हाँ मैं मास्टर की बात कर रहा हूँ, यानी कि रेंजी के मास्टर की, न कि रियल मास्टर जो कि अब नहीं रहे इस दुनिया में। खैर यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो अपने आप ही हील हो जाएंगे जब उनके वाउंड्स जो है बहुत ज़्यादा जो टूट चुके हैं या फिर उनमें होल हो चुका है, वो उसमें एक नई एनर्जी भर देंगे जिससे वो फाइट कर पाएंगे। स्प्रिंग डीमन किंग हेल जो भी है, इसका नाम होता है तेंजीरो केरेजिन। हाँ इसको देख के मेरे को डीमन स्लेयर की याद आ गई। खैर यहाँ पर हमें बस एक छोटा सा फ्लैशबैक नेक्स्ट एपिसोड का एक झलक दिखाई गई है, जहाँ पर हमें एक बंदे को दिखाया गया जो कि किसी तरह की रेखा में होता है एंड वो कुछ एनर्जी स्पेल कर रहा है शायद से। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। जो राहुल व्लॉग्स है उसे जाके प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं उसमें नए नए व्लॉग्स लाता रहूँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। फाइनली आज जो एपिसोड है ना वो बहुत ज़्यादा शानदार है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे को व्यूज़ बढ़ाने या फिर कुछ भी ऐसा, एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होने वाला है, क्योंकि इसमें ना इस एपिसोड में ना हमारे जो भी हीरोज़ हैं वो सबके वाउंड हील हो चुके होंगे। अभी कुछ नया नहीं है, लेकिन इसमें एक साथ ही जो हमारे कैप्टन्स हैं, एक्चुअली में न्यू कैप्टन अपॉइंट हो रहा है स्क्वाड 1 के लिए। एंड ये चीज़ सुनकर ना वो लेडी भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। एक्चुअली में कैप्टन जब इस अपॉइंटमेंट को पढ़ रहे होते हैं, इस पर लिखा होता है शिजुनी जीरो एज अ कैप्टन स्क्वाड 1। अब यहाँ पे हमें कैरेडिन को दिखाया गया है। हाँ ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग इसे ज़ीरो स्क्वाड कहते हैं, और ज़ीरो पावरफुल वाले लोग, जहाँ पर ये सभी लोग एक दूसरे की बॉन्ड्स को हील कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी लोग ना 100 काउंटिंग तक पानी के अंदर मुंह डाल के रखने के लिए कह रहे होते हैं हमारे हीरो को, लेकिन ये कहता है कि नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है यार, पागल बच्चे थोड़ी ना हो तुम लोग, ऐसा करोगे तो मैं तो मर ही जाऊँगा। लेकिन इचिगो को ये करना ज़रूरी था, क्योंकि वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहता था।
कि जिससे उसकी वाउंड हील हो सके। तभी एक पंच आकर पड़ता है उसके ऊपर एंड वो कहता है कि शायद तुम्हारे वाउंड हील हो चुके हैं। यहाँ पर ये इसका प्रूफ है, यानी कि इसके बैंडेज भी अब निकल चुके थे। इस चीज़ को देखने के बाद ना इचिको भी थोड़ा सा शॉक होता है कि हाँ ये पानी की वजह से उसके वाउंड्स हील हो चुके हैं। एंड तभी रेंजी खड़ा हो जाता है एंड वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, क्योंकि जो ये कैरेडन होता है ये जो जीरो स्क्वाड का मेंबर होता है वो ऑलरेडी भेजना चाह रहा था इस इचिको को, लेकिन रेंजी भी उसके साथ जाने के लिए कहता है। तभी ये बंदा आता है, मतलब ये जो जीरो स्क्वाड का कैप्टन है वो आता है और एक पंच मारता है रेंजी के पेट पर, जिसकी वजह से ना आसपास का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल हवा में उड़ता है। देख ही सक रहे हो आप लोग, इतना ज़बरदस्त तरीके से हवा उड़ती है। इस चीज़ को देखने के बाद कैप्टन कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगा क्योंकि तुमने मेरे पंच को सरवाइव कर लिया है। एंड ये चीज़ वो कहता है और रेंजी सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फाइनली हमें ये दो बंदे दिखाए जाते हैं, वापस से हथौड़ा मारा जाता है और ये लोग इस बार फिर से उड़ जाते हैं। एंड यहाँ पर वो कहता है कि कोई दूसरा तरीका नहीं है हम लोग को उस जगह तक भेजने के लिए। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये जो पूल है ना एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा हील तो करता है, लेकिन हील करने के साथ ही वो एक्चुअली में दर्द को ट्रांसफ़र करता है। यहाँ पर हमें इसके सबूत भी देखने को मिलते हैं और इनके वाउंड जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। इन्होंने अपने पोटेंशियल से ज़्यादा का मतलब वाउंड अपने शरीर पर लेके बैठे हैं। एंड यहाँ पर वो कहता है पीपल यूज टू कॉल मी लाइट फास्ट देन जीरो। एंड यहाँ पर वो एक्चुअली में पहले के जो एपिसोड है उनकी बात याद कर रहा है। यहाँ जो पिछला एपिसोड गया हमें सेंट्रल 46 अंडरग्राउंड असेंबली हॉल को दिखाया गया है, जहाँ पे थर्ड सीट ओकीबा जो कि इस स्क्वाड को मैनेज करने के लिए यहाँ पर साइंड है। यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि इन लोगों के बीच में एक बहस होती है कि तुम यहाँ पर क्यों, एक्चुअली में यहाँ पर नहीं तो कहाँ पर। खैर मैं एक्चुअली में बात कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर इस चीज़ का इंफॉर्मेशन देने के लिए आया है क्योंकि जो स्क्वाड 1 की जो फाइट होगी, कैप्टन क्रिएट होंगे एंड वो एक लाइन बोलता है कैप्टन ज़ारा की एक अपॉइंट होगा इस बैटल के लिए काफ़ी अच्छा असेट है। एंड यहाँ पर एक्चुअली में ये लोग तैयारी कर रहे होते हैं एक नेक्स्ट बैटल की, जहाँ पर में एक चीज़ और देखने को मिलती है कि इनके जो अलग अलग लीडर्स हैं ना, ये फिर जिस अंडरग्राउंड हॉल में आए हुए हैं यहाँ पर ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। एंड इनकी फाइट कैप्टन ओनोहाना से होने वाली होती है। हाँ यही वो लेडी जिसे हम लोगों ने देखा है इसके पहले भी। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाया गया रेंजी एंड इचिको को, जिस पर वो कहता है कि मेरे जो इन दोनों फाइटिंग कर रहे होते हैं कि किसके इंजरीज ज़्यादा गहरे हैं, क्योंकि अभी लोग गिरने वाले होते हैं। एंड फाइनली जब ये लोग गिरते हैं ना तो फाइनली वो जो छोटा सा गुड्डा दिख रहा है ना, मेरे को इसका नाम भूल गया सॉरी, लेकिन ये उसी के ऊपर गिरते हैं जिससे इन लोग बच जाते हैं, इनको कोई चोट नहीं आती है। वेलकम टू माई गाटोडेन। एंड ये बोलते हुए उसे एक ज़बरदस्त पंच पड़ता है एंड दोनों लोग ही नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो लोग ही मशक्कत करते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। यहाँ पर हमें दिखाया गया कि ये जो लेडी है ना वो खाना बना रही होती है एंड ये लोग अभी इसके खाने को खाने वाले होते हैं। गैटोडेन मेन हॉल एंड इनकी ये जो जगह है उसको शायद ये लोग बोल रहे हैं। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा हंग्री होते हैं, जिस पर ये लेडी बोलती है कि ठीक है तुम लोग खा सकते हो। एंड यहाँ पर वो लोग उसकी तरफ देख रहे हैं एंड ये लोग समझ नहीं पा रहे होते कि एक्चुअली में यहाँ पे चल क्या रहा है। पहले नहलाया गया, फिर नहलाने के बाद इन्हें खाना सर्व किया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो यहाँ पर ये लोग काफ़ी देर तक खाना खा ही रहे होते हैं। रेंजी को तो ऐसे आइटम भी मिलते हैं जो कि उसने कभी खाए नहीं थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मतलब सोचने में होता है कि क्या किया जाए। खैर यहाँ पर ये दोनों ही बात कर रहे होते हैं, जिस पर इचिको कहता है हे रेंजी ये क्या सच है, सही है कि सभी लोग नीचे एक न्यू बैटल की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पर सिर्फ नहा रहे हैं या फिर हम लोग खाना खा रहे हैं? क्या ये मतलब ज़रूरी है या फिर हमें भी अपने बैटल या फिर अपने पावर को ज़्यादा से ज़्यादा फाइट करनी होगी? एक बार हमारे वाउंड हील हो गए, हमें भूख लगी तो हमें खाना मिल गया, लेकिन हमें फाइट करने के लिए भी या फिर अपने प्रिपरेट करने के लिए भी टाइम चाहिए। इसके बाद ये लोग फिर से खाना खाना चालू कर देते हैं। यहाँ पर एक लेडी आती है, हमें पता चलता है कि ये जो लेडी है ना ये वही है और इन दोनों के तीनों के मुंह से पानी निकल जाता है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये एक तरह की ट्रेनिंग ही है। लेकिन यहाँ पर वो दोनों को क्वेश्चन ये होता है कि तुम हो कौन, मतलब यहाँ पे तुम कर क्या रही हो, और वो जो लेडी थी वो कहाँ गई? इस पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, लोग तुम डेजर्ट खाओ और मैं वही लेडी हूँ, बस ये है कि खाना बनाते बनाते मैं थक चुकी, मतलब पतली हो गई। किरियो सॉरी, इसका नाम किरियो है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि ये लोग एक सोल सोसाइटी को क्रिएट करने के पहले
मतलब कि जो भी कोई स्क्वाड मतलब सोल सोसाइटी को ज्वाइन करता है तो वो इनके स्क्वाड को भी ज्वाइन कर सकता है। उसकी कुछ शर्तें होंगी इनकी। यहाँ पर ये बात होती है कि तुम लोग अभी एक टेम्परेरी सोल हो जो कि यहाँ पर आई हुई हो। इसके बाद हमें वो बताया जाता है कि तुम लोग का जो अपीयरेंस है ना वो इसी जगह से चालू होगा जिस पर तुम लोग अभी बॉडी पर हो, और ये जो स्पिरिचुअल प्रेशर तुम लोग को महसूस होता है और ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जो जा रहा है वो इसी जगह की है। इसके बाद हमें दिखाया गया है कि ये लोग बात कर रहे होते हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर इनका जो अगला स्टॉप है ना वो है होहुंडन। अब ये पता नहीं कैसी जगह है। जिसके बाद हमें दिखाया गया है हमारे सोल सोसाइटी को जो कि बहुत ज़्यादा तरीके से बदतर तरीके से मतलब टूट चुका है। अब हमें दिखाया गया था सेंट्रल अंडरग्राउंड ग्रेट प्रिजन। एंड यहाँ पर ये बंदा आता है ना भाई, गजब का बोलता है, मतलब हिंदी में इसकी डबिंग होगी तो फाड़ देगा ये। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया उनोहाना को जो कि इस बंदे के साथ फाइट करने वाली होती है। एंड यहाँ पर वो कहती है लग रहा है कि तुम्हारे वाउंड काफ़ी ज़्यादा फिट एंड परफेक्टली हील हो चुके हैं। जिस पर वो कहता है नहीं, हम जीतेंगे एज अ कैप्टन या फिर लूजर एज अ क्रिमिनल। ये बोलने के बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है। एंड हमें स्क्वाड 11 जो कि आज की स्क्वाड 11 नहीं है, पहले वाली है, उन्हीं में से उनहाना भी एक है जो कि इसी 13 स्क्वाड मेंबर्स में से एक रह चुकी है, जिसे 8000 स्टाइल्स फाइटिंग आती है। खैर, यहाँ पर हमें दिखाया गया है इस कैप्टन को जो कि अभी भी रीड कर रहा होता है एंड इन दोनों के बीच में एक फाइट चल रही होती है। इस बैटल के दौरान ना यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दिखाई गई हैं जिन्हें कुछ अलग अलग लोगों को कार्ड्स मिलते हैं। इन कार्ड्स में ना कुछ अलग अलग तरीके के मैसेज भी दिए हुए हैं जिसको पढ़ने के बाद ना ये लोग रो देते हैं। एंड वो क्या है वो आपको अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा। बेसिकली उसमें इन दोनों की फाइट को लेकर ही कुछ लिखा होगा जहाँ पर वो लास्ट वर्ड उनहाना बोलता है। एंड इन दोनों की फाइट के बीच में ब्लड्स को ऊपर उछलते हुए और बाकी चीज़ें दिखाई गई हैं। ऐसा नहीं है कि उनहाना बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर उसके लिए लोग टेंस्ड हैं। एक्चुअली में दोनों में से कोई भी जाएगा तो उन दोनों के मरने पर ही सभी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होंगे। यहाँ पर बस एक ही चीज़ बोलूँगा कि इन दोनों की फ़ाइट ना एक ब्रूटल फाइट कहने को हो सकती है। जो कोई भी इनसे बाहर निकले वो एक स्ट्रॉन्गर बंदा हो, मैं बस इतना चाहता हूँ, क्योंकि सोल सोसाइटी अगर डेथ होती है या फिर ख़त्म होती है तो यहाँ पे क्विंसीज का राज होगा। लेकिन आफ्टर ऑल हमारे पास इचिगो है जो कि एक मेन कैरेक्टर है। खैर, यहाँ पर ये बंदे के ना चेस्ट पर शॉट घुसा देती है उन्होंने एंड उसको आर पार कर देती है। एंड इसके बाद जो एपिसोड होता है वहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। एंड हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें तो ऐसा नहीं है कि मैंने मिस करी हैं, लेकिन अगर कुछ भी मिस हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक दूसरे को शेयर करना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने इसमें कुछ चीज़ें मिस कर दिया क्योंकि मैं वीडियो बहुत जल्दी बना रहा हूँ। थैंक यू। एंड जो मेरा न्यू चैनल है राहुल ब्लॉग्स करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। सच कहूँ तो आज के एपिसोड में वो मज़ा नहीं है, लेकिन लास्ट का टर्निंग एंड ट्विस्ट पॉइंट जो कि हमारे इचिगो के लिए वो थोड़ा सा रिलेटेबल है। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है केनपाची जो कि फ़ाइट कर रहा होता है। एंड इस फाइट के दौरान ही हमें एक चीज़ समझ में आती है कि उसकी जो मेमोरीज़ हैं वो उसे रिस्टोर करने की कोशिश कर रही है। रिस्टोर मीन्स कि वो उसे दिखाना चाहती है कि जब तुम एक छोटे बच्चे थे तो वो उससे फ़ाइट करने के लिए आए थे। वहाँ पर लाशों की ढेर लगे हुए थे एंड उन लाशों के ढेर के ऊपर तुम बैठे हुए थे। एंड इस चीज़ को देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग फील हो रहा था कि तुम हो कौन, क्या करने आए हो यहाँ पर। एंड तुमने मेरे चेस्ट पर ही वो स्वॉर्ड को घुसा दिया था। लेकिन कुछ भी कहो, तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर थे हमेशा से ही। और यहाँ पर हमें दिखाया गया है उनके इस फाइटिंग को। केनपाची सहारा की प्रोबेबली तुम एक रीइंकार्नेशन हो सकते हो या फिर पुनर्जन्म। खैर, यहाँ पर उसने इचिगो के साथ फाइट की है एंड बाकी और भी अदर बैटल्स को उसने जीता है। तुम्हारे बैटल करने का तरीका और वो बाकी चीज़ें, हंसना, वो एक सब अलग ही लेवल का है। एक्चुअली में ये सारी जो चीज़ें हो रही होती हैं वो उसे याद दिला रही होती हैं। एंड इन दो भी जो होते हैं पहले भी मिल चुके हैं, जिस पर बाद वो फाइट बहुत तगड़ी करते हैं। एंड मैं बता दूँ एक चीज़ और कि ये फाइट जो होती है ना एक राइवल की तरह की जाती है फाइट, नॉट अ फ्रेंड। एंड ये फ्रेंडली फाइट नहीं थी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ें मतलब ये लोग देख रहे हैं फ्लैशबैक में ही भले सही, लेकिन इनके बीच की जो बैटल है एंड एक दूसरे की जो पसंद है वो बहुत तगड़ी वाली है। क्योंकि यार ये देखने को बहुत कम मिलता है कि सामने वाला खुद ही बंदा बोले कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग देन यू एंड इसके बाद वो खुद ही हार जाए।
मतलब ठीक है, एक विलन होता है जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सरपास ही कर दे। लेकिन हाँ, एक चीज़ तो इतना मानना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच की जो बैटल है वो बहुत तगड़ी है, जहाँ पे लेडी जो कि बंकाई यूज़ करती है। एक चीज़ और, हाँ, ये लेडी जो बंकाई यूज़ करती है, इसका बंकाई कुछ अलग है। वो एक्चुअली में एक द ब्लड की तरह सरवाइव कर रही होती है। हाँ, हमें पता है कि ये जो बंकाई है ना वो थोड़ा सा अजीब है, लेकिन हमारा जो केनपाची है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, भले ही उसे बार बार रिबॉन करके बताया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि इनके बीच की जो फाइट है वो बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। आफ्टर ऑल ब्लाइट फाइट का एक किसी निकल के आने वाला है, ये एक ना एक बंदा इन दोनों से कोई मरेगा। एंड इस चीज़ को देखने के बाद हमें एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था तो उसे हराया गया था एंड इस लड़की नहीं हराया था, लेकिन फिर भी वो उसे ये मानती है कि केनपाची जो है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड केनपाची उसे मार देता है, जिस पर वो लेडी मर तो जाती है। लेकिन इसी के साथ ही वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता और रोता भी है, क्योंकि उसे अब समझ में आ चुका था कि ये कोई नींद या फिर सोने वाली जगह नहीं है जहाँ पे वो सिर्फ ड्रीमिंग करेगा और सब कुछ सही हो जाएगा जब वो सो के उठेगा तो। लेकिन यहाँ पर वो सारे सपने या फिर कहूँ जो फ्लैशबैक में जो भी चीज़ें हुई हैं केनपाची को लेकर, बिना डरे फाइट करना, वो सब कुछ सही था। एंड यहाँ पर वो कहती है कि फाइनली अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। एक्चुअली में वो अब डेथ हो चुकी है उसकी, जहाँ पर वो ब्लेस भी करती है एंड यहाँ पे केनपाची को अलविदा भी कहती है। एंड इसके बाद हमें दिखाया गया केनपाची को एक आवाज़ आती है एंड वो अपना नाम बताने ही वाली होती है वो आवाज़, लेकिन हमें सिर्फ एक स्वॉर्ड दिखाई जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि एक स्वॉर्ड ऐसा बोलेगी, लेकिन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वापस से उसे उसके फ्लैशबैक में ले जाती है जहाँ पर वो अपने ही फ्लैशबैक को जीता है एंड वापस से एक बार उन सभी मेमोरीज को याद करता है, भले ही उसने इचिगो के साथ भी फाइट की हो। एंड एक चीज़ और, कभी भी केनपाची से पंगा मत लेना, क्योंकि उसे केनपाची ऑफ ज़ाराराकी बोला जाता है। खैर, ये लास्ट में वर्ड बोले गए थे। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है हो हेजिन लैंडिंग एरिया, जहाँ पे वो लोग लैंड करते हैं एंड फिर से उसने उसी गुड्डे के ऊपर लैंड किया होता है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे डीजे बज रहा होता है एंड डिचुक कर रहे होते हैं लोग। इसके बाद हमें देखने को मिलता है ये बंदे को, जो कि एत्सु है। एंड ये एत्सु जो होता है एक तरह का मास्टर ही है, जो कि शायद ब्लेड को फॉरेन करता है, जिसको हम लोग ब्लेड गॉड भी बोलते हैं, एत्सु निमाया। एंड यहाँ पर ये लोग अजीब तरीके का ये बंदा है, एत्सु जो होता है अजीब होता है। एंड वो ये कहता है कि तुम लोग यहाँ पर रह के काफ़ी देर इंजॉय भी कर सकते हो। तो उसे लगा था कि ये बंदा जो होगा थोड़ा सा सिंसियर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लड़की आती है, किक मारती है एंड उसे का नाम बताया जाता है मेरा है, तो फिर लपक के ले लेता हूँ। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये जो इनकी बीच की फ़ाइट होगी, ये जो लेके जा रहे होते हैं एक छोटे से टूटे हुए घर टाइप में। यहाँ पर वो जो गुड्डा होता है ना, मेरे को इसका नाम भूल चुका है एक्चुअली में, वो बोलता है कि मुझे वापस से वहाँ जगह जाना है। तो यहाँ पर वो लोग धक्का मारते हैं, जहाँ पे वो बताता है कि वो लेडीज़ जो है एक्चुअली में एक लाइक अ सॉर्ड है। एंड यहाँ पर हमें जन फाकोतो ऐसे करके मतलब नाम बताए जाते हैं, जिस पर वो बताता है कि ये थोड़ा सा ऑड ज़रूर है, लेकिन ये एक ट्रेनिंग का पार्ट है। इसके बाद यहाँ पर जो रेंजी का स्वॉर्ड होता है ना, वो उसे तोड़ देता है एंड वो कहता है कि वो इसे दोबारा से ज़रूर बना देगा, बस शर्त ये है कि अंदर जो भी लोग हैं ना उनसे फाइट करो। एंड यहाँ पर अब हमें देखने को मिलता है जो हमारा ये एत्सु है ना, उसके चश्मों में, कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं एंड ये सभी लोग ना एक तरीके के वॉरियर हैं, जो कि 13 स्क्वाड्स के टाइम पे भी थे। एंड इस चीज़ को ही उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ है, जो कि मुझे देखकर भी अच्छा लगा। एंड बैटल गॉड कहता है कि जब से तुम लोग ये फाइट करो, मैं डिसाइड करूँगा कि इसकी स्वॉर्ड बनानी है। एंड इसके बाद ये लोग फाइट करते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि फ़ाइट ना बहुत ज़्यादा इंटेंस टाइप की थी, ऐसा मतलब हमें बताया गया, क्योंकि ये लोग फाइट जो करते हैं ना, तो उस पर एक ही चीज़ कहते हैं कि तुम पागल हो चुके हो, हम ऐसा क्यों करें, लेकिन फिर भी ये लोग हरा देते हैं। वहाँ पर रंजी खड़ा होता है, इसलिए वो रंजी को पास कर देता है, लेकिन इचिगो हार चुका था, इसलिए उसे बोलता है एंड यू फेल इचिगो। एक्चुअली में पूरे 72 घंटे हो चुके हैं, यानी कि 3 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद भी इचिगो अगर खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उसे फेल कर देता है एंड वो कहता है कि वो उसकी स्वॉर्ड नहीं बनाएगा। लेकिन रेंजी एक सोल रिपर है, वाइल इसलिए और एक इचिगो जो है वो सोल रिपर नहीं है। एंड ये सब बातें वो खुद ही डिसाइड कर रहा होता है। इचिगो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि बोल क्या रहा है बंदा। एंड वो ये भी कहता है कि तुम अगली बार कभी भी सोल सोसाइटी नहीं आओगे एंड इसके बाद तुम चले जाओगे। पहली बात, डू नॉट एंटर द सोसाइटी एवर अगेन।
एंड ये बोल ही रहा होता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ये जो होता है ना इचिको, वो कहता है कि इतनी दूर मैं आया नहीं था सिर्फ इस चीज़ के लिए, मुझे फ़ाइट करनी है एंड देन फाइट करनी है। तभी ये जो इत्सु होता है ना, वो अपने 2 चमकते हुए ब्लेड टाइप की चीज़ों को फेंकता है उसकी तरफ एंड वो वहाँ से वैनिश हो जाता है या फिर वो गायब हो जाता है एंड वो कहता है चलो हम स्वॉर्ड बनाएंगे। अब इनके पास तो वैसे भी कोई चॉइस है नहीं। खैर यहाँ पर जो बंदा होता है ना, ये इसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, इसीलिए ये थोड़ी चीज़ें शांत था। एंड इचिको जो होता है वो अपने सामने पढ़ता है इचिको कुरोसाकी क्लिनिक एंड एपिसोड एंड। एंड लास्ट का जो टर्निंग पॉइंट की मैं बात कर रहा था, तो एक्चुअली में वो यही टर्निंग पॉइंट है कि मुझे लगा भी नहीं था, सच बताओ तो मुझे भी नहीं लगा था कि इचिको को वापस से अर्थ पर भेज दिया जाएगा, सोल सोसाइटी कभी नहीं जाने को मिलेगा एंड ये सारी चीज़ें भी। इसके बाद हमें एपिसोड एंड होते हुए दिखाया गया। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड जो मेरा राहुल ब्लॉग है उसे भी जाके सब्सक्राइब। आज का जो एपिसोड है ना, वो टोटली इचिको की मॉम एंड उसके डैड पर ही पूरी स्टोरी जो डिपेंड करती है कि कैसे वो मिले थे एंड यहाँ पर क्विंसीज है कि नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर मैं एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि भले ही कोई कितना भी ट्राई कर ले, अगर वो एक बार फेल हो गया तो वो इस टेस्ट को भी फेल कर जाएगा, भले ही वो कोई भी हो। और यहाँ पर एक चीज़ ही मायने रखती है, पास होना, और यही एक सच्चाई है। यहाँ पर मैं एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वो बताता है कि यहाँ पे कई सारे स्क्वाड मेंबर्स भी आए थे जो कि काफ़ी बार कई लोग फेल भी हो जाते हैं एंड इस पे 0 स्क्वाड भी एंटर कर चुकी है। खैर यहाँ पर मैं एक बंदे के बारे में तो बताया नहीं गया है कि कितने लोग यहाँ पर आए थे, लेकिन ये समझ में आ जाता है कि 13 स्क्वाड जो है वो यहाँ पर ज़रूर आई थी। एक चीज़ और बता दूं कि ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है कि तुम एक बार पास हो गए तो वो उनके लिए ही फॉर्ज करेगा उसकी स्वॉर्ड को। इचिको एक्चुअली में ना वो बहुत ज़्यादा टेंस होता है। पहले तो वो अपने कुरोसाकी क्लिनिक के सामने खड़ा होता है, लेकिन उसके डैड जैसे ही बाहर आते हैं एंड वो वहाँ से चला जाता है। एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि उसके डैड कहते हैं कि ये शायद पागल वापस से भाग गया एंड यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो एक लेडी के यहाँ पर आया। अब फिलहाल मुझे इस लेडी का रिलेशन एंड इसके बारे में तो ज़्यादा याद नहीं है, हो सकता है ये इसकी बहन भी हो सकती है। एंड एक्चुअली में वो बार बार एक ही चीज़ को रिमाइंड कर रहा होता है अपने दिमाग के अंदर कि वो वहाँ से निकाला गया। अब यहाँ पे इकुमी बोलता है वो कि थैंक्स उसके लिए ये सब कुछ करने के लिए एंड उसके लिए वो खाने के लिए भी बनाती है और वो बताती है गर्म है अभी तो इसे खा लो, वरना भी ठंड भी लग सकती है इस बारिश के सीज़न में। फाइनली में यहाँ देखने को मिलता है कि वो लड़की उस पर काफ़ी ज़्यादा भड़क रही होती है एंड देखते ही देखते इचिको के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं एंड अब हमें ये चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि उसके डैड भी एक्चुअली में सोल रीपर रह चुके हैं। इसके बाद हमें वो लड़की को दिखाया गया है इलुमी को, जो कि वहाँ से जाने लगती है एंड इचिको उसे कहता है आई एम फाइन नाउ एंड वहाँ से वो चला जाता है। जब यहाँ पे वो बताने जाती है कि तुम्हारा एक सामान छूट गया है, तब तक इचिको जा चुका होता है, तो वो उसे रिमाइंड करती है, सोचती है कि शायद उसे ये इंपॉर्टेंट होगा तो देना चाहिए। वहीं इचिको को दिखाया गया है एंड इचिको थोड़ा सा कंफ्यूज होता है शायद से, क्योंकि उसने अपने डैड को एज अ सोल रीपर वाले कॉस्ट्यूम में देखा होता है एंड अब उसके डैड जो होते हैं वो उसकी मॉम के रिलेटेड सारी जानकारी अब रिवील करने लगते हैं एंड वो अब ये भी बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक्चुअली में उसकी मॉम जो थी वो एक क्वींसी थी एंड ये बात वो अब तक छुपाते हुए आ रहा था। यहाँ पे इचिको जो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा टेंस होता है एंड वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो ऑलरेडी एक सोल रीपर का ही सन है एंड अब उसे ये बात वो बोलता है कि मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, तुम्हारी मॉम जो है क्वींसी थी, मैं काफ़ी तक घायल था, उस दौरान वो मुझे मिली थी, उन्होंने मेरी मदद करी, ये बिना कुछ सोचे कि उनकी हानि हो सकती कि नहीं। तुम्हारी मॉम का नाम मसाकी कुरो। तो फाइनली यहाँ पर हमें एक नया फ्लैशबैक देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये बंदा जो है, जो कि इचिको का डैड है, एक्चुअली में वो भी एक स्क्वाड मेंबर रह चुका है पहले, लेकिन अभी उसने यहाँ पर ना उसे पता चलता है कि कुछ जो सोल रिपर्स थे वो उनकी लोकेशन और बाकी चीज़ें गायब हो चुकी हैं एंड एक लेटर भी आया होता है जहाँ पे उन 2 सोल रिपर्स की डेड हो चुकी है एंड एक्सीडेंटली। तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो यहाँ पर जो और भी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि जल्दी जाके सब लोग को इन्फॉर्म करो कि एक्चुअली में वो जो 13 स्क्वाड के कैप्टन्स हैं वो जा चुके हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर वो करेंटली इस बात को अनाउंस करवाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया उस टाइम के विलन्स को जो कि ब्रेन को क्रिएट कर रहे होते हैं एंड उन ब्रेन्स को डाल कर ना एक नया मॉन्स्टर क्रिएट कर रहे होते हैं टोटली। यहाँ पे हमें गेन और कानामे नाम के 2 व्यक्तियों को दिखाया गया है।
जो कि ये सब कुछ कर रहे होते हैं। एंड इस बंदे को भी हमने शायद देखा हुआ है। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि दो सोल रिपर्स अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। तभी उनके ऊपर से कैप्टन आते हैं एंड वो कैप्टन कहते हैं कि तुम दोनों काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। तभी ये लोग देखते हैं कि कैप्टन शिवा वहाँ पर खड़े हैं एंड कैप्टन शिवा वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग पी करते हैं किसी शांतफुल जगह पे जाके। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है मिस मसाकी को, जो कि अपने शायद स्कूल टाइम में, एंड आंट जो इजुमी होती है वो है यहाँ पर। वो बताती है कि तुम एक फेलो क्विंसी भी हो तो तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी इन सभी चीज़ों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। एंड यहाँ पर वो ये भी कहती है कि इन सभी चीज़ों से दूर रहा करो। यहाँ पर वो फादर के बारे में भी पूछती है तो वो कुछ भी नहीं पता चलता उसको। एंड वो कहते कि मुझे माफ़ करना मेरी माँ। यहाँ पर मैं एक चीज़ और देखने को मिलती कि ये बंदा जिसे हम लोगों ने और भी पहले देखा हुआ है, हाँ, इशिदा के साथ, एंड ये लाइक लाइब्रेरियन टाइप का बंदा बन के बैठा था। यहाँ पे हमें एक मेड को भी दिखाया गया है जो इन दोनों के बीच में एक डिस्कशन होती है मासाकी को लेकर। एक्चुअली में मासाकी जो होती है इनकी बात नहीं सुनती, वो थोड़ी सी डिप्रेस्ड होती है इशिदा की फैमिली को लेकर, क्योंकि इनकी ब्लड लाइन और इशिदा की ब्लड लाइन जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है, क्योंकि दोनों क्वींसीज हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनकी शादी होने का चांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि ये दोनों बंदे जो होते हैं ना, एक्चुअली में यहाँ पर बैठ के डिस्कशन ये कर रहे होते हैं कि क्या सही है क्या गलत है मासाकी की ज़िंदगी में। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है नारुकी स्टेडियम को, जो कि यहाँ पर लोग खड़े होते हैं। तो कैप्टन शिवा को दिखाया गया है जो कि अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को बढ़ाकर उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं। एंड इस चीज़ में वो लगभग कामयाब भी होते हैं, जहाँ पे उसके दोस्त शिष्य बोल ही रहे होते हैं एंड वो उसके शिष्य जो होते हैं बीच से ही कट फट जाते हैं। तो मतलब समझ रहे हो ना, विलन हमारा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बस जब तक उसकी अम्मा नहीं आई थी। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसका चेहरा, एंड ये एक फुल्ली मॉन्स्टर्ड होता है जो कि हाफ मतलब उनके जो आर्टिफिशियल ब्रेन बनाकर डाला होता है, जिससे ये लोग उसे कंट्रोल भी कर सकें। वहाँ पर हमें मॉन्स्टर को दिखाया भी क्या है, मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब फाइटिंग स्किल्स बहुत तगड़ी है। यहाँ पे मसाकी को ना सेंस होता है कि कोई हॉलो और कोई दूसरा एक और बंदा जो कि फाइट कर रहे हैं, एंड इनकी स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत तगड़ी है। जहाँ पर वो कहती है कि मसाकी, तो वो इस पर वो कहती है कि मुझे मत रोको भाई। एंड यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये मेरी एक डेस्टिनी है, अगर मैं मर भी गई तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे वैसे भी पता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल जाता है पहले ही, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम मुझे मत रोको। इन सभी चीज़ों को देखने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ये ना बंदा ना बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है इन दोनों के बीच में, एक ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। आई थिंक आप लोग को इस वीडियो को ही देखना चाहिए था, लेकिन खैर मैं इसका एक छोटा सा रील बना दूंगा इंस्टाग्राम एंड दोनों यूट्यूब पर भी, तो आप इजीली देख सकते हो इसका। एंड फाइट बहुत ज़्यादा शानदार थी। यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जो भी बंदा पास आने की कोशिश करता है शिवा के, वो पेला जाता है, जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा था। वैसे ही ये लड़की भी जाने को तैयार थी, यानी कि मसाकी, एंड वो बोलती है कि मुझे इतना ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर वो उसका जो भाई होता है वो शायद इन्फॉर्म करता है लोगों को कि यहाँ से चलो, हमें मसाकी के पीछे जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि ये बंदा ना लगभग कैप्टन शिवा की मतलब मार ही लिया होता है, लेकिन ये जो भाई है ना अकेले नहीं मार पा रहा होता, तो इसलिए इसके पीछे जो इसके मालिक खड़े होते हैं वो भी इसको पेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर वो अपनी पावर का यूज़ करता है जो कि एक बैंकाई पावर है, लेकिन वो यूज़ करने के पहले ही नीचे की तरफ गिरने लगता है क्योंकि उसके पैरों में भी काफ़ी ज़्यादा चोट आ चुकी थी। एंड हाँ, यही वो भाई साहब हैं जिन्होंने पीछे से हमला किया था कैप्टन शिवा के, एंड उनके बैक साइड पे काफ़ी बड़ा कट भी लगा था। एंड वो ये भी कहते हैं कि शायद उन्होंने अपना ये अटैक डन कर लिया है एंड अब उनकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। खैर, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि मॉन्स्टर जो है बहुत ज़्यादा ब्रूटल तरीके से फाइट कर रहा है। एंड जैसे कि हम लोग को पता है कि जितने भी मॉन्स्टर्स हैं या फिर सोल हॉलोज हैं, वो ज़्यादा बातचीत नहीं करते या फिर उनकी आवाज़ नहीं होती है, लेकिन ये वाला कुछ अलग था, इनकी आवाज़ भी थी। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि स्वॉर्ड टूट चुकी है, तो ज़ेनपाकाची जो भी है वो छा चुका है। खैर, यहाँ पर एक अटैक होने ही वाला होता है कि इनके फट जाती है कैप्टन शिवा की, क्योंकि सामने से जो बंदा एक अटैक कर रहा होता है वो माइंड टाइप अटैक होता है। तभी उसके ऊपर एक तीर आकर लगता है, एंड ये तीर किसी और नहीं इसी लड़की ने मारा होता है जो कि क्विंसी भी है, एंड इसका नाम मसाकी है। फाइनली हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो हमारा सोल रीपर होता है यानी शिवा, वो समझ नहीं पाता कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को भी और मिल जाती है
कि जो भी विलन्स होते हैं वो एलिमिनेट करने वाले होते हैं उसे, तो कहते हैं कि नहीं अभी हमें देखना होगा। जहाँ पे वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने के लिए जाता है और हमें लगता है कि वो मर जाएगी, लेकिन उल्टा होता है। यहाँ पर वो उस मॉन्स्टर के पूरे आधे शरीर को ही उड़ा देती है, यानी उसका ब्रेन ही खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसका ब्रेन फटने वाला होता है। एंड उस फटने हुए ब्रेन को रोकने के लिए यहाँ पर कैप्टन शीबा आ जाते हैं। एंड कैप्टन शीबा इस चक्कर में बहुत ज़्यादा घायल हो जाते हैं, क्योंकि उसने इस लड़की को बचाया था, तो वो क्विंसी कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ तुम्हारे वाउंड को हील करके। एंड यहाँ पर कैप्टन शीबा भी हंसने लगते हैं, वह पूछते हैं कि तुम हो कौन, तो वो बताते कि एक्चुअली में वो क्विंसी है एंड उसका नाम मासाकी है। हाँ, यही वो सीन है जिसे हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा था। एंड वो बोलता है कि हाँ मैंने पहले कभी किसी क्विंसी से नहीं मिला हूँ, लेकिन तुम पहली ऐसी क्विंसी हो जिससे मैं मिला हूँ, और ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी है। एंड दोनों ही उसके मॉम डैड हंस रहे होते हैं इचिको के। यहाँ पर हमें उस मेड और यहाँ पर उसके भाई को भी दिखाया गया है, जो कि कहता है कि मेरे हिसाब से ये कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पास से वो लोग चले जाते हैं, जिसके बाद हमें दिखाया गया उस ब्रेन को, जहाँ पे ये आर्टिफिशियल ब्रेन को वापस से और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्राई कर रहे होते हैं। एंड वो कहते हैं कि ये ट्रू पावर नहीं है। हमें पता है कि हॉलो जो क्रिएट होते हैं वो डेड सोल रीपर्स के ही अंश होते हैं एक तरह से। इतना बुच बोलते ही एपिसोड वहीं पर एंड। गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो मेरा न्यू चैनल है उसे प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि राहुल व्लॉग नाम से स्टार्ट किया हुआ मैंने। थैंक यू। ब्लीच का जो एपिसोड 13 है, एक्चुअली में मैं आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन या रिव्यू नहीं करने वाला हूँ। एक्चुअली मैं इस पूरी की पूरी इंसिडेंट को एक स्टोरी के वे में सुनाने वाला हूँ, जहाँ पे इचिको के डैड उसे बुलाते भी हैं। एंड तभी एक लड़की की एंट्री होती है। एंड जिस किसी को भी नहीं पता ये लड़की कौन है, तो प्लीज पिछला एपिसोड जरूर देखें। तो हमें पता चलता है कि वो वापस से उसी डार्क रूम में पहुंच चुका है जहां पर वो पहले था। एंड यहाँ पर जो कैप्टन होता है यहाँ का, वो कहता है कि ठीक है इचिको, एक बार फिर से तुम ये करने में काबिल हो। इसके बाद हमें दिखाया गया उन सभी ह्यूमनाइड टाइप की चीज़ों को, जहाँ पर वो कहता है कि जाओ एंड फाइट इट। यहाँ पे ये कहने के दौरान ही सबके सब उसके सामने घुटने टेक देते हैं। मतलब बेसिकली इसकी पिछली वाली फाइट को देखकर ही शायद इन लोगों ने जल्दी से जल्दी हाथ खड़े कर दिए। तभी एक ह्यूमनाइड टाइप की चीज़ को दिखाया गया, जिसको जैसे ही हमारे भाई साहब टच करते हैं इचिको, तो ये हॉलो में चेंज हो जाता है। एक्चुअली में हम सभी जितने भी सोल रीपर्स हैं उन सब के अंदर एक हॉलो होता है। एंड ये चीज़ हम लोगों ने पिछले ही एपिसोड में समझ ली थी। एंड इसी की वजह से वो बार बार होलोस में चेंज हो जाते हैं जब उनकी ये सोल रीपर वाली लाइफ खत्म होती है। तो इनके साथ ये कहता है कि आई पर्सनली फॉर यू मतलब वो स्वॉर्ड। यहाँ पे स्क्वाड 10 को दिखाया गया है, यानी केनजित्सु इंस्ट्रक्टर को, जो कि अभी आसपास के बड़े बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। एंड तभी कैप्टन हित्सु की एंट्री होती है। हित्सुगा जो होते हैं वहाँ पर आते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भी अपने फाइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, क्योंकि मेरा जो बैंकाई है वो जा चुका है। एंड इस चीज़ को सुनकर ये जो स्क्वाड 10 का लीडर होता है वो फट जाती है उसकी, कि कैप्टन हित्सु ऐसे बोल रहे हैं। खैर, कैप्टन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ सोच रहा था कि उसकी बंकाई जो है चोरी हो चुकी। एंड वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंस है। वही हमें दिखाया गया है बाहर की तरफ हमारे 69 को। खैर, मैं पहले ही बता दूँ, इस बंदे का नाम 69 नहीं है। एक्चुअली में इसकी गाल पर लिखा है 6 और 9, इसलिए मैं इसके 69 नाम से बुलाता हूँ। दूसरी तरफ हमें स्क्वाड 9 की लेफ्टिनेंट माशिरो को दिखाया गया है, जो कि वहाँ पर आती हैं एंड हॉलो के मास्क के साथ ट्रांसफॉर्म होती हैं। एंड एक चीज़ दिखाई गई है कि सतर्क रहो। एंड तभी एक पंच पड़ जाता है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा पेन से नीचे की तरफ बैठ जाता है। इस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि इससे शांत रहो, कैप्टन मुगुरुमा ये है। खैर, यहाँ पर वो कहता है कि वैसे मेरे लिए तुम्हारे दिल में काफ़ी इज्जत थी, शायद अब नहीं रहेगी। ठीक है। खैर, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो भी चीज़ें इनके कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं वो अभी भी चेक कर रहे होते हैं कि कहीं से कहीं अगर उनका कनेक्शन मिल जाए, वहाँ उनका कहने का मतलब क्विंसीज का कनेक्शन, तो ये काम बन सकता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस भाई साहब ने एक कैमरा ऑलरेडी सेट करके रखा था आगे चीज़ों को देखने के लिए। तो यहाँ पे वो कैप्टन के ऑफिस को चेक करने के लिए जो कैमरा उसने सेट किया था, तो वो उसका पासवर्ड डालता है। एंड यहाँ पास वो उस चीज़ को देखता है जहाँ पे इस कैप्टन ऑफिस में ये कैमरा उसने खुद ही प्लांट किया था, ताकि वो और भी चीज़ें जान सके। लेकिन यहाँ पर उनके होश उड़ ही जाते हैं। हालांकि हमें पहले बता दूं कि हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता इस वीडियो कैमरा के रिलेटेड। वहीं दूसरी तरफ हमें एक लड़की को ट्रेन होते हुए दिखाया गया है, जो कि अपनी ट्रेनिंग कर रही है। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है ग्रेट एल्डर से मिलने के लिए आए हुए हैं
कैप्टन साइजिन सॉरी। खैर यहाँ पर एक्चुअली में ये इसलिए आया हुआ है बंदा कि जिससे वो अपने ग्रेट एल्डर से वो सीक्रेट टेक्निक सीख सके, जिससे वो अपने आप को और अपने सोल रीपर सोसाइटी को बचा सके। एंड इस चीज़ को देखने के बाद जो ग्रेट एल्डर होते हैं वो ये हंसने लगते हैं। एंड वो कहते हैं कि तुम वो सारी टेक्निक्स नहीं सीख सकते क्योंकि तुमने हमारी पहले भी हमारे मतलब क्लैन की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती करवा के रखी है। मतलब भाई साहब कैप्टन बनने के पहले बहुत बचकानी हरकत कर चुके हैं। खैर हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने वो सारी चीज़ें पास्ट में जो की हुई हैं वो अब नाकामयाबी के ही एक तरीके से मतलब लिस्टेड हैं, तो इन्हें वो चीज़ें नहीं सीखने को मिलेंगी। इन दोनों के बीच में एक बहस होती है जिस पर वो ग्रेट एल्डर कहते हैं, यानी कि हाँ जो ये बड़े कुत्ते साहब है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें क्रश कर दूंगा अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ करने को या कहा। तभी इन दोनों के बीच में एक फाइट होने वाली होती है एंड सीन कट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इचिको को दिखाया गया है जो कि अपने हॉलो के साथ वहाँ पर होता है। हॉलो के साथ होने पर ना एक चीज़ तो देखने को मिलती है कि ये हॉलो एक्चुअली में हॉलो नहीं है, ये एक स्वॉर्ड बनाने की ही एक छोटा सा पार्ट है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारा जेन फाकुतो और जेन गेत्सु वो कहाँ पर है और मस्ट से गुड बाय। एंड ये कहने के दौरान ही उसकी मुंह पर काफ़ी सारे पंचेस पड़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये इसकी 4 बॉडीगार्ड्स हैं। एंड ये चारों बॉडीगार्ड बहुत ज़्यादा अजीब है। इन दोनों की फेस देखकर ही आप लोगों को रिएक्शन समझ में आ रहे होंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। खैर यहाँ पे मैं बता दूँ कि ये जो भी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं वो लोग ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के नाम पर धुनाई चल रही होती है। यहाँ पे हर एक बॉडीगार्ड जो होती है नोमी करके, एक्चुअली में हर एक बंदे का एक अलग नाम है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इनके नाम के साथ इनका एक अलग अलग काम भी होता है कि कोई फौज की एक बेड प्रिपेयर कर रहा है, कोई फायर जला रहा है, या फिर कोई अपने बालों से उस स्वॉर्ड को या फिर उस हॉलो को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो लोग अभी स्वॉर्ड बनाने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग को पहले भी पता है कि ये लड़की जो बाल पकड़ रही है, एंड हाँ गाइस मैं पहले बता दूं कि आप लोग इसका नाम पढ़ लीजिएगा, जैसे सुमिको। एंड ये लड़की का जो होती है ना वो अपना दांत तोड़ती है। मे बी ये अपना दांत इसलिए तोड़ा होगा इसने शायद जिससे इसके हैंडल बन सके स्वॉर्ड का। खैर वो एक बात की बात है, लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई साहब ने अपना चश्मा उतार दिया है, हाँ जो यहाँ के कैप्टन है, एंड वो फौज करने वाले होते हैं। बेसिकली ये बंदा लोहार है। खैर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि वो स्वॉर्ड को बीटअप कर रहा होता है उसे शार्प करने के लिए, एंड उसी के साथ कुछ क्वेश्चनिंग करता है। वो बोलता है कि तुमने एक चीज़ नोटिस करी क्या, कि जब तक तुमने उसे टच नहीं किया था तब तक वो ब्लैक कलर में था, एंड वो जब वैसे ही जैसे तुमने आसुची को टच किया, आसुची जो होता है वो एकदम कलर में चेंज हो जाता है, यानी कि वो एक तरह का सोल रीपर ही है, यानी कि एक कहने का मतलब कि हॉलो ही है वो एक तरह का। एंड यहाँ पर हमें देखने को मिलता है उसकी फ्लैशबैक स्टोरी जो कि उसके मॉम के साथ घटित हुई थी। ये चीज़ सुनकर वो थोड़ा शॉक पे होता है कि ओल्ड मैन जो जेन गेत्सु है जो उसके अंदर है, एक्चुअली में वो क्विंसीज की पावर है, एंड उसके डैड से जो उसे पावर मिली है वो जेन फाकातु है, जो पिछले हम लोग कई एपिसोड से सुनते आ रहे हैं। तो ये बंदा जो होता है वो बताता है कि बेसिकली वो उसका जेन पाकुओ तो नहीं है जो वो समझ रहा है, एंड इनके बैटल के दौरान भी उसने ही उनकी मदद की थी, यानी इचिको की मदद ही उसने की थी। इसके लिए ये सारी चीज़ें अभी तक बचा हुआ है इचिको, नहीं तो कब का मारा जा चुका होता। वो बताता है कि वो है जेन गेत्सु ना कि जेन फाकुतो। खैर यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो बंदा है ना अब वो यहाँ से डिसअपियर होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें इसकी लाइफ में चल रही होती हैं ये उसी के ऊपर या फिर उसी रिलेटेड ही बात करने वाले होते हैं, जिस पर वो कहता है कि आई एम योर वॉच येट आई एम नॉट। बेसिकली वो योर वॉच तो है लेकिन प्रेजेंट में वो योर वॉच नहीं है, ऐसा कुछ। खैर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि अभी तक जो भी पावर्स वो यूज़ कर रहा था अपने हॉलोस के साथ फाइट करने के दौरान भी, वो एक्चुअली में वो खुद की पावर यूज़ ना करके क्विंसीज की पावर्स का यूज़ कर रहा होता है, एंड इसीलिए वो अभी तक फाइट कर पाया। इसके पास ब्लू वेन जो थी वो भी अपीयर हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा फास्टली अच्छे से वर्क कर रही थी, एंड उसके ऊपर कोई भी शॉर्ट काम नहीं कर रही थी। इसके बाद वो बताता है कि जो भी तुम यहाँ पर पावर यूज़ कर रहे हो एक्चुअली में अब तक तुम मेरी ही पावर यूज़ कर रहे थे, एंड अब हमें ये अपीयर देखने को मिलता है। खैर ये जो भी अब अपॉर्चुनिटी या फिर जो भी पावर्स थी ना, अब फाइनली जाके हमारा जो इचिको है अब वो खुद की पावर को अचीव करेगा, एंड यहाँ से वो ये जेन गेत्सु जो होता है वो चाह रहा होता है, एंड उसके बाद उसके वहीं पर क्विंसीज की स्वॉर्ड या फिर कहूँ जो दूसरी चीज़ें हैं वो होती हैं। अब तक जो मैंने हेल्प करी या फिर जो तुमने चीज़ें देखी हैं
एक्चुअली में वो रियलिटी में हम तुम्हें कभी ख़त्म ही नहीं करना चाहते थे। यानी कि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, लेकिन ये है कि तुम्हें जीतने की हमेशा चाह बनी होती है, इसलिए हर वक्त इचिगो की मदद के लिए कोई ना कोई बंदा खड़ा ही होता है उसके अंदर से। इसलिए होलो हो या फिर वो ज़ेनगेत्सु, दोनों ही टाइम पर वो उसकी मदद ही कर रहे थे। एंड अब वो खुद की रियल पावर या फिर रियल आइडेंटिटी को पहचान चुका है, जिसके बाद वो स्वॉर्ड को आग में ही जाके पकड़ लेता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी थी कि वो है उसका ज़ेनपाकुतो एंड ज़ेनगेत्सु, यानी इसी के साथ हमें 2 स्वॉर्ड भी देखने को मिल जाती हैं, एक ज़ेनपाकुतो की, एक ज़ेनगेत्सु की। एंड ये चीज़ देखने के साथ ही हमें पता चलता है कि पूरा का पूरा समुद्र का पानी ही सूख गया है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है। विथ दोज, मतलब जो ज़ेनगेत्सु है और ज़ेनपाकुतो है, दोनों की पावर्स उसके पास हैं, क्योंकि वो क्विंसी एंड सोल रिपर दोनों की पावर का यूज़ कर रहा है, क्योंकि दोनों मॉम एंड डैड अलग अलग ब्रीड के थे। खैर, हमें देखने को मिलता है कि अब तक जो पावर लीड कर रहा था, अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो अपनी रियल पावर पे फाइट करेगा। इसके बाद हमें एक छोटा सा सीन और देखने को मिलता है, या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन 14th एपिसोड के लिए, कि ये भाई साहब जो है ना एक बंदे को बुलाते हैं। एंड उम्मीद करो ये उरायू इशिदा है, क्योंकि इसने जब वो बुक स्टोरी पढ़ी थी ना, इसने डिसाइड कर लिया कि वो सोल रीपर के खिलाफ जाकर फाइट करेगा। तो अब फाइट देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस, अगर आपको एक्सप्रेशन अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। हाँ, मैंने इसमें 2 सीन्स कट किए हुए हैं जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए मैंने उन्हें कट कर दिया था। एंड जो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो मेरी एक्सप्लेनिंग पे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। जो मेरा न्यू चैनल है राहुल व्लॉग, उसे भी जाकर सब्सक्राइब के लिए लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू, टेक केयर, बाय।